हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। भाई लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी अलग से रखा हुआ है प्लांट किंगडम में, फंगस आपका अलग से रखा जाता है आज के दिन में किंगडम फंजाई में। ये जो कैप्सोमेयर हैं ये आपके पॉलीहेड्रली भी अरेंज हो सकते हैं। फंगस का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा रहता है, तो फंगस क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी बदले में फंगस को खाना दे देता है। फिर आपके प्रिजनर साहब आए, है ना, PRUISNER, प्रिजनर साहब आए। P फॉर प्रिजनर, P फॉर प्रायोन, P फॉर प्रोटीन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो आज हम रॉबस्ट डिवीजन सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो चैप्टर सेल साइकिल, सेल डिवीजन और चैप्टर लिविंग वर्ल्ड की अपार सफलता के बाद और आपके अपरंपार प्यार के बाद हम लेकर आ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक और बार मेरे हस्तलिखित यानी हैंड रिटन नोट्स के साथ, जहां पर आपको कुछ भी नहीं करना होगा। व्हाइट शीट्स के ऊपर आपको नोट्स मिलेंगे, एक एक चीज कंसेप्चुअली आपको समझनी होगी। सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे न्यूमोनिक्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एवरीथिंग विल बी हाईलाइटेड। PYQs ऑलरेडी टैग्ड होंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको प्यार से बैठ करके एक एक कॉन्सेप्ट को सुनना है, समझना है और क्लास के अंदर ही सारी बातों को याद कर लेना है और इन नोट्स को एग्जामिनेशन से पहले मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेना है, जिससे कि आपका सारा का सारा काम एकदम डन एंड डस्टेड हो जाए और आप नीट एग्जामिनेशन के लिए एकदम तैयार हो जाए। तो यहां पर भी आपको बहुत खतरनाक नोट्स देखने को मिलेंगे, एक एक चीज आपकी बहुत प्यार से कवर हो रही होगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने इलेबोरेट कर रहा हूंगा और आपको सारी चीजें ना सिर्फ समझ में आ रही होंगी बल्कि याद भी हो जाएंगी। तो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ चीजें सुनने पे और सिर्फ चीजें समझने पर। कोई चीज आपको लगती है कि आपको साथ साथ ड्रॉ कर लेनी चाहिए तो आप साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर कॉल। जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम हमेशा नाम में घुस जाते हैं, और नाम में घुसना जरूरी भी है, बिकॉज नाम से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है कि एक चैप्टर का मोटो क्या है, एक चैप्टर का प्रोटोगेटिव क्या है, कि ये चैप्टर आपको सिखाना क्या चाहता है। तो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने पढ़ा कि अभी तक हम अर्थ पे 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को खोज चुके हैं, उनका नामकरण कर चुके हैं। यानी कि 17 से 18 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं। तो मेरे भाई इतने सारे ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं तो इनको क्लासिफाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स अगर आपके सामने रख दिए जाएं तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन से सिमिलर हैं और कौन से डिफरेंट हैं। इसीलिए इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। और चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हमें पता लग गई थी कि चीजों को कन्वीनियंट कैटेगरीज में प्लेस करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं तो उनको एक कैटेगरी में, एक ग्रुप में, एक रैंक में, एक टैक्सा में प्लेस कर देना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो दुनिया में जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको क्लासिफाई करना इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जिन साइंटिस्ट ने आकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो एकदम ठीक था, वो एकदम सही था। जाहिर सी बात है चीजें धीरे धीरे मॉडिफाई होती हैं, टाइम के साथ बेहतर बनती चली जाती हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, पर वो क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स मॉडिफाई होते चले गए, नए नए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट देने स्टार्ट किए एंड अल्टीमेटली आज हमारे पास एक अच्छा खासा क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो हम पढ़ेंगे कि आज जो हमारा अच्छा खासा क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास आया है वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है, हम तक कैसे पहुंचा है। सबसे पहले जो फेल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे उनमें क्या कमियां थी, उन कमियों को कैसे सुधारा गया, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो एक क्लासिफिकेशन के बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कशन कर ली थी कि दुनिया का पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बाद में हुआ था, पर लोगों ने पहले ही अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया था नॉन साइंटिफिकली। कोई उनके पीछे साइंटिफिक बेसिस नहीं था। उन्होंने देखा कि हाँ भाई इस चीज को मैं खा सकता हूं, ये मेरे लिए फूड है, इस चीज से मैं ट्रांसपोर्टेशन कर सकता हूं, घोड़ा गाड़ी, आपकी बैलगाड़ी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रहे हैं। किसी चीज से मैं घर बना सकता हूं, वो टिम्बर में काम आ रहा है, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे काम आ रहा है, वो मेरा शेल्टर है। किसी चीज से मैं कपड़े बना सकता हूं तो वो मेरे क्लोथिंग में काम आ रहा है, किसी चीज से मुझे फाइबर मिल रहा है तो वो क्लोथिंग में काम आ रहा है। यानी जिस चीज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपने किसी काम के लिए, उसी बेसिस पे मैंने क्लासिफाई कर डाला ऑर्गेनिजम्स को। दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। तो यहां पर कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया तो नहीं लगाया मैंने। तो पहला नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो था ये था ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, कि आप किसी प्लांट या एनिमल को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
खाना बनाने के लिए, घर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए जैसे कि डॉग्स, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यानी उससे आपको कोई दवाई मिल रही है, अलग अलग तरीके से आपने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया। तो पहला नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। उसके बाद एरिस्टोटल साहब आए यानी कि बायोलॉजी के पिताजी। इन्होंने कहा कि मैं चीजों को साइंटिफिकली क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा, तो इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसे दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक प्लांट जो है वो अलग अलग टाइप से अपनी अपीयरेंस बना सकता है। या तो वो छोटा सा हरा भरा पौधा हो सकता है जिसको हर्ब कह सकते हैं, या वो झाड़ी या बुश हो सकता है जिसे श्रब कह सकते हैं, या वो कोई बहुत बड़ा पेड़ हो सकता है जिसको ट्री कह सकते हैं। तो हर्ब, श्रब और ट्री, इनको देख के ही आप बता सकते हो कि ये तीनों डिफरेंट हैं। तो एरिस्टोटल साहब ने प्लांट को 3 कैटेगरीज में तोड़ा कि वो कैसे दिखाई देते हैं, यानी उनकी हैबिट के बेसिस पे कि ये दिख कैसे रहे हैं। हर्ब, श्रब और ट्री 3 कैटेगरीज आपकी हो गई। और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, हमारा खून निकालोगे लाल कलर का खून निकलेगा, कॉकरोच का खून निकालोगे लाल कलर का खून नहीं निकलेगा। तो कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो लाल कलर का खून निकाल सकते हैं, उन्हें बोल दिया इनैमा। और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें लाल कलर का खून एब्सेंट होता है, ए फॉर एब्सेंट यानी अनैमा। तो हमारे जो बायोलॉजी के पिताजी हैं इन्होंने सबसे पहली बार साइंटिफिक क्राइटेरिया को यूज किया और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कि चीजें दिखती कैसी हैं, इस बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया। प्लांट हो गए आपके हरे भरे हर्ब्स, झाड़ियां यानी श्रब, और बड़े बड़े पेड़ यानी ट्री। और एनिमल्स हो गए ऐसे जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है, इनैमा, और रेड ब्लड एब्सेंट है तो ए फॉर अनैमा। ये आपकी पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी। लेकिन यहां पर अब लेट से आपका बैक्टीरिया है तो उसको किस में रखोगे? ना वो आपका हर्ब है, ना श्रब है, ना ट्री है, ना उसमें रेड ब्लड है, ना उसमें रेड ब्लड एब्सेंट है। भाई बैक्टीरिया तो ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो एरिस्टोटल साहब क्लासिफाई ही नहीं कर पाए, इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत अच्छी नहीं मानी गई। लेकिन फिर आए कैरोलस लीनियस साहब जिन्होंने आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। यहां पर इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे डाला। 2 नंबर का काम इनको बहुत पसंद है। तो कैरोलस लीनियस साहब ने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इनको प्लांट और एनिमल में तोड़ दिया, यानी प्लांट और एनिमल किंगडम सबसे पहले आई। और ये जो प्लांट और एनिमल किंगडम थी इसके लिए इन्होंने बेसिस क्या इस्तेमाल किया? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगर भैया किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है तो वो प्लांट है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं है, एब्सेंट है, तो वो एनिमल है, क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती, दैट्स व्हाई वी आर एनिमल्स। और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी हुई, तो वो आपके प्लांट्स हो गए। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को जिसमें आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, क्राइजोफाइट्स को जो कि प्रोटिस्ट है, डायनोफ्लैजेलेट जो कि प्रोटिस्ट है, फंगस जिसमें काइटिन की सेल वॉल होती है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो सच में प्लांट्स हैं, एंड लाइकन और माइकोप्लाज्मा, इनको क्या कर दिया? प्लांटे में रख दिया। क्या ये बात सही की इन्होंने? सर बहुत सही तो नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया है बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जा रही हैं। बाकी ऑर्गेनिजम्स हायर लेवल के हैं, यूकैरियोटिक है, सच्चा न्यूक्लियस है इनमें, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियर एनवलप है। जबकि मेरे भाई आपका जो बैक्टीरिया है ये तो प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ रख दिया, ये कैसी क्लासिफिकेशन सिस्टम है? ये तो आपका आधार है क्लासिफिकेशन का, इनको तो अलग अलग होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स और खाना ना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स को साथ रख दिया, ये कैसा क्राइटेरिया है भाई? जैसे फंगस है अपना खाना नहीं बना सकते, अधिकतर बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना सकते, क्राइजोफाइट खाना बना सकते हैं, डायनोफ्लैजेलेट बना सकते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये तो प्लांट है ही, तो ये खाना बना सकते हैं। तो भैया ज्यादातर बैक्टीरिया और आपका ये जो फंगस है ये इतने हायर प्लांट्स के साथ क्या कर रहे हैं? इनको साथ में क्यों रख दिया? ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ को अलग क्यों नहीं किया? एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग क्यों नहीं किया? बैक्टीरिया आपके ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, क्राइजोफाइट यूनिसेलुलर होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट यूनिसेलुलर होते हैं। और अगर आप एल्गी में भी देखें तो क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है जो यूनिसेलुलर होते हैं, स्पाइरोगायरा है और हायर प्लांट है, बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें अरबों सेल्स है, ये मल्टीसेलुलर है। इनको साथ में कैसे रख दिया? यानी इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ रख दिया, हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक को साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ रख दिया। गड़बड़ है बहुत सारी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया इन्होंने लाइकन और माइकोप्लाज्मा को यहां रख दिया। क्या लाइकन कोई अलग से ऑर्गेनिज्म है? भाई लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस।
एल्गी अलग से रखा हुआ है प्लांट किंगडम में, फंगस आपका अलग से रखा जाता है आज के दिन में किंगडम फंजाई में। तो इन दोनों को अलग से कोई नई किंगडम क्यों अलॉट की जाए? कल को आप और मैं हाथ मिला लेंगे तो क्या हम नया ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे कि हाँ हम जुड़ चुके हैं, अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म तैयार हो चुका है जिसके 4 हाथ और 4 पैर हैं? नहीं भाई, आप अलग हो, मैं अलग हूं, जैसे ही हम हाथ हटाएंगे हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो लाइकन कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो ये तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, इसको यहां रखने का कोई लॉजिक था ही नहीं। देन माइकोप्लाज्मा, भाई माइकोप्लाज्मा में इकलौता ये आपका ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो अगर सेल वॉल एब्सेंट है, आपने खुद ने बोला कि प्लांट्स में सेल वॉल होगी, और सेल वॉल जिसमें एब्सेंट है इसको यहीं रख दिया, तो आप तो अपने क्राइटेरिया पे ही भाई फुलफिल नहीं कर पा रहे हो चीजों को, तो हम आपकी बात कैसे माने? अगर आप खुद की बात नहीं मानोगे तो दुनिया आपकी बात कैसे मानेगी मेरे भाई? यहीं पर आपकी इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई भैया जी, भारी मिस्टेक हो गया है, राइट? तो इतनी सारी गड़बड़ियां है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ में प्लेस कर दिया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में प्लेस कर दिया, बिना खाना बनाने वाले और खाना बनाने वालों को साथ में प्लेस कर दिया, और लाइकन और माइकोप्लाज्मा को यहां क्यों प्लेस कर दिया इन्हें खुद को भी नहीं पता। तो सारी की सारी डीमेरिट्स थी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, लाइकन एंड माइकोप्लाज्मा, इतनी सारी गड़बड़ियां थी। एनिमल में ठीक प्लेसमेंट करी थी। एनिमल में आपके प्रोटोजोवन आते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं, इनमें सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती है, प्लस आपके पॉरीफेरा, एनेलिड, आर्थ्रोपोड यानी इंसेक्ट वगैरह, एंड कॉर्डेटा यानी कि घोड़ा, गधा, बिल्ली, भैंस, बकरी, ये सारी चीजें यहां पर डाली जो कि ठीक थी। यहां पर ज्यादा दिक्कत इन्होंने कॉज करी प्लांट में, है ना, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसीलिए ये जो सिस्टम है इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। नीड ऑफ बेटर सिस्टम वॉज फेल्ड। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्राइटेरिया पर बेस्ड थी। लीनियस साहब ने एक ही क्राइटेरिया लिया कि सेल वॉल प्रेजेंट तो प्लांट, सेल वॉल एब्सेंट तो एनिमल। ऐसा थोड़ी होता है, और भी तो चीजें दी हैं भगवान ने, और भी तो चीजें हैं जो प्रकृति ने हमारे अंदर इंड्यूस करी हैं, उनको भी तो कंसिडरेशन में लेना होगा, यानी और कैरेक्टर्स के बारे में भी सोचना होगा। तो दुनिया में कई सिस्टम आए और गए, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम हमेशा कांस्टेंट रहे। प्लांटे एंड एनिमेलिया वर ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि प्लांट और एनिमल, पहली बात तो सबसे ज्यादा अबंडेंट है दुनिया में, हर तरफ देखो प्लांट और एनिमल्स ही देखने को मिलेंगे, और दूसरा इनको पहचानना बहुत आसान है। क्या किसी मक्खी को देखकर आपने आज तक ये कहा है कि वाह क्या प्लांट है, वाह क्या पौधा उड़ रहा है, और किसी पौधे को देखकर कहा है कि वाह कितना सुंदर जानवर बैठा हुआ है? इतने भी मूर्ख नहीं है हम, इतने भी बड़े गधे नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है हमको आइडिया है कि कौन प्लांट है कौन एनिमल है। दुनिया के ज्यादातर प्लांट्स को हम खुद ही प्लांट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दुनिया के सारे एनिमल्स को हम लगभग खुद ही एनिमेलिया में क्लासिफाई कर सकते हैं। इनका नंबर भी ज्यादा है और इनको क्लासिफाई करना भी आसान है। तो चाहे 2 किंगडम सिस्टम हो, चाहे 3 किंगडम, चाहे 4 किंगडम, चाहे 5 किंगडम, प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट रहे हैं, कांस्टेंट रहेंगे, इनको पहचानना आसान है। फिर एक महानुभाव आए। अब ये 2 किंगडम सिस्टम था, इसके बाद 3 किंगडम सिस्टम आया जिसमें प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया गया हेकल साहब द्वारा। फिर 4 किंगडम सिस्टम आया जहां मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया गया कोपलैंड साहब द्वारा। फिर आया आपका 5 किंगडम सिस्टम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वे में हमको पढ़ना होता है। आर.एच. विटेकर साहब ने सिस्टम दिया 1969 में, और इन्होंने 5 क्राइटेरिया लगाए। पहले क्या गड़बड़ थी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को साथ रख दिया। इन्होंने पहला क्राइटेरिया लिया सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर मतलब जो प्रोकैरियोट है उनको अलग कर दो, यूकैरियोट को अलग कर दो, पहली प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया। यहां पर इन्होंने दूसरा कैरेक्टर लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ही सेल है या मल्टीपल सेल है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने यहां पर कंसिडरेशन में लिया। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त? यूनिसेलुलर अलग हो गए, मल्टीसेलुलर अलग हो गए, सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ को अलग कर दिया, तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और भी कैरेक्टर्स इन्होंने खुद से कंसिडरेशन में लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या सेक्सुअली। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स जो कि सिस्टमैटिक्स का आधार था, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि आप में और किसी और ऑर्गेनिज्म में एक्चुअल में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कि आपके पूर्वज सेम थे या नहीं, आपके अंदर सिमिलैरिटीज होंगी। अगर आपके पूर्वज सेम होंगे तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी इन्होंने कंसिडरेशन में ली, यानी 5 चीजें। अगर आपको ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक को अलग अलग करना है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग करना है तो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड या फिर आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड अगर आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग करना है तो सेल का स्ट्रक्चर, फिर रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एक्स्ट्रा लिए गए। तो दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। क्या हुआ आराम से देखिए, ये दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको 5 अलग अलग कैटेगरीज में तोड़ दिया।
पहली कैटेगरी मोनेरा। मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दुनिया में जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी, वो मोनेरा का पार्ट होगा। तो पहली किंगडम आपकी किंगडम मोनेरा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यहां पाए जाते हैं। दूसरी आपकी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा मतलब, किंगडम प्रोटिस्टा मतलब यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं लेकिन यूकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में है, तो यहां पर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको कहा प्रोटिस्टा। फिर आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली फंगस के अंदर, और ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, एंड इनमें काइटिन की सेल वॉल है, इसको अलग कर दिया। फिर आपका किंगडम प्लांटे, जो कि ज्यादातर मल्टी सेलुलर है, अपना खाना खुद बना सकते हैं और आपके हरे भरे होते हैं, इनको हमने प्लांट कहा। एनिमल, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है एंड यहां पर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। ये आपके 5 अलग अलग किंगडम्स हो गए एंड दीज आर कैरेक्टर्स ऑफ दीज 5 किंगडम्स। तो अगर मोनेरा इकलौता प्रोकैरियोटिक किंगडम है तो यहां पे सेल टाइप में क्या सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी सारे यूकैरियोटिक? यस सर, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जो प्रोकैरियोटिक, इसका मतलब उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है सिर्फ एक ही जगह पर आपकी एब्सेंट होगी, यूकैरियोट्स में सब में पाई जाएगी। तो 2 पॉइंट तो सीधे सीधे याद हो गए। सेल वॉल की अगर आप बात करें तो आपका जो बैक्टीरिया है इसमें यूजुअली पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड के जुड़ने से बनेगा, तो अमीनो एसिड्स होंगे यहां पर। पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन है ना, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट, तो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की सेल वॉल बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनती है, यानी इसमें शुगर भी है, अमीनो एसिड भी है। देन आप प्रोटिस्टा की अगर आप बात करें तो कुछ में आपकी सेल वॉल होगी, जैसे डायनोफ्लैजेलेट में सेल वॉल है, क्राइजोफाइट में सेल वॉल है, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। और कुछ में नहीं होती, जैसे प्रोटोजोवंस में सेल वॉल नहीं है, तो कुछ में पाई जाएगी, कुछ में नहीं पाई जाएगी। फंगस में सेल वॉल जो है ये आपकी सेल्यूलोजिक नहीं होती, काइटिन की पाई जाती है। प्लांट में सेल्यूलोजिक होती है और एनिमल्स में आपकी सेल वॉल होती ही नहीं है। ये आपका तीसरा मेजर डिफरेंस हो गया। अगर आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया मोनेरा में क्या थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर तो एक ही सेल है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका दूसरा प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एक ही सेल है यूनिसेलुलर, तो इसमें भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेल के बाद क्या आता है, टिश्यू। तो आपका फंगस में लूज टिश्यू देखने को मिले तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या लूज टिश्यू यहां देखने को मिला। फिर प्लांट में ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे लीफ इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, स्टेम इज एन ऑर्गन फॉर सपोर्ट, रूट इज एन ऑर्गन जो कि वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो यहां पे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्टेम, रूट, लीफ, ये ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन सिस्टम यहां देखने को नहीं मिले। एंड हमारे अंदर अगर आप देखें तो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लोकोमोटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो हमारे अंदर सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो पहले आपके मोनेरा में सिंगल सेल्ड कंडीशन है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड कंडीशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फंगस में एक लेवल ऊपर बढ़े, लूज टिश्यू। प्लांट में एक लेवल ऊपर बढ़े, ऑर्गन। और एनिमल्स में एक और लेवल ऊपर बढ़े, ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिली। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे बनता है और बनता है भी या नहीं। तो जो आपके बैक्टीरिया हैं ये ज्यादातर खाना नहीं बना सकते, ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अगली स्लाइड में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कुछ ही हैं जो खाना बना सकते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ खाना बना सकते हैं, ज्यादातर खाना नहीं बना सकते। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो यहां भी ये खाना बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते। जैसे प्रोटोजोआ है, नाम ही है प्रोटोजोआ, जोआ मतलब एनिमल लाइक, तो खाना नहीं बनाएंगे। और कुछ आपके प्रोटिस्टा प्लांट लाइक होते हैं, खाना बना सकते हैं। दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स यहां देखने को मिलेंगे। तीसरा फंगस, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। या तो गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेंगे सेप्रोफिटिक, या किसी ऑर्गेनिज्म में बीमारी कॉज करेंगे पैरासिटिक, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सिंपल सी बात है। फिर आपका प्लांटे खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं, तो खाना बनाएंगे। और फिर एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक होंगे, या तो सेप्रोफिटिक होंगे, गले सड़े मैटर पे ग्रो करेंगे, या होलोजोइक होंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, पहले खाना खाओ, पहले खाना गटको, उसके बाद खाने को डाइजेस्ट करो। फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज फाउंड इन एनिमल्स। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये आर.एच. विटेकर की कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, या फिर 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इस
पर्टिकुलर सिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल वूज। और कार्ल वूज साहब ने क्या किया, 6 किंगडम दे दी, 6 किंगडम, चीन टपाक डमडम इन्होंने दे दी। 5 किंगडम जो थी इसमें से एक किंगडम को फाड़ डाला। इन्होंने कहा प्रोटिस्टा एज इट इज रखो, फंगस एज इट इज रखो, प्लांटे एज इट इज रखो, एनिमेलिया एज इट इज रखो, मोनेरा को 2 प्रकार के कैटेगरी में तोड़ दो, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया, 6 किंगडम हो गई। इन्होंने क्या कहा, ये जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इन्हें डोमेन भी कहा जा सकता है। तो एक डोमेन आर्की बैक्टीरिया, एक डोमेन यू बैक्टीरिया, और बचे हुए जितने भी आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए गए इन सबको मिलाकर एक डोमेन में डाल दिया, दैट इज यूकैरिया। तो 3 डोमेन हो गए या फिर आपकी 6 किंगडम हो गई। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को इन्होंने 16 srRNA सीक्वेंसिंग के बेसिस पे सेपरेट किया। इन्होंने कहा कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का जो आरएनए सीक्वेंस है ये बहुत डिफरेंट है, राइट। तो ये सिमिलर नहीं है, इनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस है, तो इनको अलग अलग डोमेन में रख दिया। ये आपकी अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशंस थी। नाउ अगर आप देखें तो इन क्लासिफिकेशंस में चीजें जो है शिफ्ट होती रही हैं। जैसे पहले आपका फंगस था वो किंगडम प्लांटे में था, पहले आपके बैक्टीरिया किंगडम प्लांटे में थे 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से। आज के दिन में जो किंगडम मोनेरा है उसमें आपके सारे बैक्टीरिया आ चुके हैं, जो फंगसेस हैं वो किंगडम फंगस में आ चुके हैं, अलग से किंगडम बना दी गई है। तो पहले 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास ये आपके प्लांट में थे, क्यों, क्योंकि इनमें सेल वॉल पाई जा रही है। और अमीबा और पैरामीशियम जो है ये आपके क्या थे, एनिमेलिया में थे, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही है। लेकिन बाद में ये चारों के चारों किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए गए, क्यों, क्योंकि मेरे भाई इन चारों में ही एक कॉमन कैरेक्टर है कि ये चारों के चारों यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं। तो इन चारों के चारों को प्रोटिस्टा में रख दिया। जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटिस्टा में प्लेस कर देते हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है, ये पीवाईक्यू का सवाल है, इसीलिए मैंने ग्रीन से टैग कर रखा है। ये हरे भरे जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे पीवाईक्यू के सवाल हैं, तो ये पूछा जा चुका है। अब हम एक एक करके 3 किंगडम्स की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। पहला आपका मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। तो हम आज डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम प्लांटे एक सेपरेट अलग से चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम करके, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एंड देन आफ्टर किंगडम एनिमेलिया आप लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं, तो बॉटनी में 4 किंगडम्स की हमको डिस्कशन करनी है। तो पहले किंगडम से हम हमारी डिस्कशन की शुरुआत कर देते हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में हमें अच्छे तरीके से पता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सरताज कौन है, दादा कौन है, बैक्टीरिया। तो यहां पर लगभग सारे बैक्टीरिया ही देखने को मिलते हैं, इसके अलावा बहुत कम ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया ही इसके सोल मेंबर्स हैं। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा की जान है, और ये बैक्टीरिया हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन है, यानी हर जगह देखने को मिलते हैं। फंगस में भी आपको सेम बात देखने को मिलेगी। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है, मेरे पेन की टिप पे भी बैक्टीरिया है, मेरी बॉडी पे भी अभी बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, मेरी बॉडी के अंदर मेरे एलिमेंट्री कैनाल में मेरे फूड की डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, मेरी स्किन पे भी बैठे हुए हैं, मेरी टेबल की सरफेस पे भी बैठे हुए हैं, हवा में भी हैं, पानी में भी हैं, और दुनिया के ऐसे कोने, ऐसे इलाके जहां हमें लगता है कि कोई जीवन संभव नहीं है, वहां पर भी आपको आर्की बैक्टीरिया यानी खतरों के खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। एक खौलते हुए पानी से भरा हुआ गीजर, उसमें भी आर्की बैक्टीरिया पाया जा सकता है। थर्मल स्प्रिंग्स जहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, आपका सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशन जहां पे कोई और सर्वाइव नहीं कर सकता, वहां पे आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर्स हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, लगभग हर जगह पाए जाते हैं, और एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। एक्सट्रीमो मतलब एक्सट्रीम यानी हार्श कंडीशन, फाइल मतलब प्यार करने वाले। तो ये हार्श कंडीशन से प्यार करते हैं, हार्श कंडीशंस को पसंद करते हैं, दिस इज एक्सट्रीमोफाइल। 4 अलग अलग टाइप की शेप होती है बैक्टीरिया की, गोल मटोल तो कॉकस, बैट शेप तो बेसिलस, स्पाइरल शेप स्प्रिंग शेप तो स्पाइरिला, और कॉमा शेप तो आपकी विब्रियो। ये 4 शेप है जो कि हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ी थी, ये एज इट इज वही 4 शेप्स है। तो बैक्टीरिया जो है इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, क्यों, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल है, ना कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ना आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सिंपल सा सेल है। तो इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई। क्योंकि आप सोच के देखो, बैक्टीरिया के इतने सिंपल से सेल में हजारों केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। बैक्टीरिया को भी तो वो सारे काम करने हैं जो आपको करने हैं। आपकी बॉडी में काम करने के लिए बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पास तो एक सेल है, और वो भी प्रिमिटिव सा। तो सोच के देखो उस सेल के अंदर कितनी भारी भरकम फैक्ट्रीज लगी हुई होंगी जो कि काम करवाती हैं। तो इसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है।
दिखने में सिंपल है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, और दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी यहां देखने को मिलती है। यानी अलग अलग प्रकार से अपना खाना बना सकते हैं, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये खाना बना सकते हैं यानी ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, लाइट को यूज करके खाना बना सकते हैं यानी फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं यानी केमिकल पे रिलाई कर सकते हैं यानी कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, आपका गले सड़े मैटर पे ग्रो कर सकते हैं यानी सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, लोगों में बीमारियां कॉज कर सकते हैं प्लांट एनिमल में यानी पैरासिटिक हो सकते हैं। जितने प्रकार के न्यूट्रिशन आप सोच सकते हो वो सारे के सारे एक छोटे से बैक्टीरिया में देखने को मिल सकते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो है ना, इसमें मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। जैसे प्रोटिस्टा है, या तो वो खाना बना सकता है या वो खाना नहीं बना सकता, या तो डीकंपोजर होगा है ना, या गले सड़े मैटर पे ग्रो करेगा, या पैरासाइट होगा, या खाना बना लेगा, लेकिन वहां पर आपको कीमोसिंथेसिस यूजुअली देखने को नहीं मिलता, तो एक कम हो गया। फंगस है, सिर्फ पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक होंगे, खाना बना ही नहीं सकते, तो ना फोटोसिंथेसिस देखने को मिला ना कीमोसिंथेसिस। प्लांट जो है उनमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, बचे हुए तीनों नहीं देखने को मिले। एनिमल जो है उसमें ना फोटोसिंथेसिस देखने को मिला ना कीमोसिंथेसिस, यानी चारों चीजें आपकी यही मिल रही हैं, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, आपका सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी यहां पर है, राइट। तो पहले टाइप के जो बैक्टीरिया है इन्हें कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया, विच आर खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि इनकी सेल वॉल स्पेशल है। आप चाहो तो 2 पॉइंट लिख सकते हो कि इनकी सेल वॉल स्पेशल क्यों है। पहली बात तो इनकी सेल वॉल में ब्रांच्ड लिपिड्स पाए जाते हैं, स्ट्रेट लिपिड नहीं है, ब्रांचिंग हो रखी है, ब्रांच्ड लिपिड्स पाए जा रहे हैं, और यहां पर एस्टर बॉन्ड की जगह ईथर बॉन्ड पाया जाता है, जिसको तोड़ना मुश्किल है, तो इसकी सेल वॉल स्ट्रांग है, तो ये कहीं पर भी रह सकता है। अगर ये आपका सॉल्टी एरिया में रह रहा है तो हेलोफाइल, अगर हाई टेम्परेचर पे रह रहा है तो थर्मोफाइल, हाई एसिडिक कंडीशन में रह रहा है तो आपका एसिडोफाइल, मिथेनोजन यानी मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है, मिथेनो मतलब मीथेन, जन मतलब जनरेटिंग, तो ये मीथेन बना सकते हैं यानी गोबर गैस बना सकते हैं यानी बायोगैस बना सकते हैं, तो ये मार्शी यानी कीचड़ वाले इलाकों में पाए जाते हैं। और रूमिनेंट्स यानी ऐसे एनिमल जो कि घास खाते हैं, उनके गट में, उनके एलिमेंट्री कैनाल में भी पाए जा सकते हैं। तो जब वो गोबर करते हैं एनिमल्स, तो उसमें भी मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको आप कुकिंग और लाइटिंग के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये अलग अलग टाइप के आर्की बैक्टीरिया है। अगर आप यू बैक्टीरिया की बात करो तो यू का मतलब ही होता है ट्रू, यानी ये सच्चे बैक्टीरिया है, यानी इसमें सच्चे बैक्टीरिया की सारी गुण होंगी। क्योंकि सच्चा बैक्टीरिया है तो पेप्टिडोग्लाइकन यानी म्यूरिन की सेल वॉल होगी, यहां आपकी किसकी है, सूडोम्यूरिन की डिफरेंट सेल वॉल है। तो ऐसा आपका बैक्टीरिया जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की सेल वॉल होती हो, रिजिड सेल वॉल होती हो, इसे हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। और अगर ये मोटाइल है तो इनमें फ्लैजिला होंगे, अगर मोटाइल नहीं है तो फ्लैजिला का कोई काम ही नहीं है, तो फ्लैजिला एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन रिजिड सेल वॉल इनमें देखने को मिलेगी। ये आपके यू बैक्टीरिया है, ये खाना बना भी सकते हैं, मैंने आपको बताया, और खाना नहीं भी बना सकते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया खाना नहीं बना सकते हैं, सो दे आर मोस्ट अबंडेंट। खाना बना सकते हैं लाइट को यूज करके तो फोटोसिंथेसिस, केमिकल को यूज करके तो कीमोसिंथेसिस, गले सड़े मैटर पे ग्रो किए सेप्रोफाइट या डीकंपोजर्स, और किसी में बीमारी कॉज करने लगे, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने लगे तो पैरासाइट। चारों टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मैंने आपको समझाया था, वो बात यहां पर आपकी सार्थक हो गई है, सीधी सीधी आपको पता लग गई है, करेक्ट। तो खाना बना सकते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि इसमें प्लांट जैसे पिगमेंट है। आज के दिन में तो ये एल्गी नहीं है, अब इसको बाहर भगा दिया गया है प्लांट किंगडम से, अब इसको मोनेरा में डाल दिया गया है, लेकिन पहले प्लांट किंगडम का पार्ट था, तो इसको एल्गी कहा, क्योंकि एल्गी की तरह खाना बना सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए जैसा पिगमेंट है जो कि आपका प्लांट में पाया जाता है। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये आपका अकेले भी पाए जा सकते हैं यूनिसेलुलर, या आपके कॉलोनियल भी पाए जा सकते हैं। कॉलोनियल मतलब झुंड बना लिया है इन्होंने, एक साथ पाए जा रहे हैं, तो कॉलोनियल भी पाए जा सकते हैं। और आपका फिलामेंटस भी पाए जा सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चेन जैसे अगर लगे हुए हैं, तो फिलामेंटस भी पाए जा सकते हैं, यानी अकेले भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी और फिलामेंटस भी। और पानी और लैंड हर जगह पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर हर जगह पाए जा सकते हैं, तो लैंड पे भी पाए जा सकते हैं, और फ्रेश और मैराइन वाटर हर जगह पाए जा सकते हैं। और अगर आप देखें तो इनको जिलेटिनस शीट से सराउंड किया जा सकता है। एनसीईआरटी में 2 प्रकार की शीट बता रखी हैं, जिलेटिनस शीट और म्यूसिलेजिनस शीट, राइट। तो जिलेटिनस शीट जो है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें कोलेजन प्रोटीन ज्यादा होता है। और म्यूसिलेजिनस शीट मतलब म्यूसिलेज ज्यादा होगा, उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड ज्यादा होंगे, यानी म्यूकोपॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। जिलेटिनस मतलब प्रोटीन ज्यादा है।
तो आपकी दोनों प्रकार की शीत पाई जा सकती है, तो आपको घबराना नहीं है। जिलेटिनस और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की या म्यूसिलेजिनस शीत बोली जाए, दोनों ही पाई जा सकती हैं साइनोबैक्टीरिया के अराउंड। ये एल्गल ब्लूम भी बना सकते हैं। ऐसी वाटर बॉडी जो पॉल्यूटेड है, जिसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, जैसे समझ लीजिए एक फैक्ट्री है, उसके आसपास एक तालाब बना हुआ है, फैक्ट्री ने सारे न्यूट्रिएंट्स, अपना गंदा केमिकल जो है तालाब में छोड़ दिया, तो उन केमिकल्स को खा खाकर ये जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। उन केमिकल्स को इस्तेमाल करके, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट है, तो उससे प्लांट ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। हाँ, वो तालाब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वाटर बॉडी है, अगर इसमें प्लांट बहुत ज्यादा उगने लग गए तो वाटर सारा का सारा चूस लिया जाएगा और वहां पर आपकी धरती बन जाएगी, वहां पर अब वाटर बॉडी नहीं रहेगी। तो ये एल्गल ब्लूम भी बना सकते हैं, यानी आपका बेसिकली पानी के ऊपर हरा हरा आपको कई बार लेयर जमा हुआ दिखाई देता है काई का, वो जो आपका स्मेली बहुत चिपचिपा सा सब्सटेंस है, दैट इज अल्गल ब्लूम। इसमें आपको साइनोबैक्टीरिया, एल्गी देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो कुछ स्पेशल आपके बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एनाबीना और नॉस्टॉक। तो एनाबीना नॉस्टॉक मारिया करो कब, जब आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है इन स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो एनाबीना और नॉस्टॉक जो है ये क्या है, फिलामेंटस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है कई सारे साइनोबैक्टीरिया चेन के फॉर्मेट में अरेंज हो चुके हैं, तो ये फिलामेंटस है। और जाहिर सी बात है, जो चेन है इनमें से कुछ सेल मॉडिफाई हो जाते हैं और उनको कहा जाता है हेट्रोसिस्ट। क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल बहुत थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को अपने अंदर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज, और ये नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन से बहुत डरता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो नहीं सकती। तो ये जो एनाबीना नॉस्टॉक है, ये कुछ स्पेशल सेल बना लेती हैं अपने घर में, कुछ स्पेशल कमरे बना लेती हैं जो सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही एलोकेटेड होते हैं। किन कमरों में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन ही होगी। तो आपका नाइट्रोजन जो है यूजुअली यूकैरियोट्स फिक्स नहीं कर सकते। कुदरत ने ये जो बेसिकली उपहार दिया है, ये जो गिफ्ट दिया है, ये प्रोकैरियोट्स को दिया है, इसीलिए प्लांट्स को भी नाइट्रोजन लेने के लिए प्रोकैरियोट्स पे ही डिपेंड करना पड़ता है। यही आपका ये जो डाई नाइट्रोजन है, जिनके बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनको प्यार से स्टेप वाइज तोड़ सकते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस मतलब जब कोई डिकंपोजर चीजों को डिकंपोज करता है। डिकंपोजर मतलब आपका ऑर्गेनिक कंटेंट को इनऑर्गेनिक कंटेंट में कन्वर्ट करना। कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, कोई पेड़ है, उसकी टहनी टूटी, तो उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट था, इसको डिकंपोजर काट काट के इनऑर्गेनिक छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे। उन इनऑर्गेनिक टुकड़ों को भी ऑक्सीडाइज करना और उनसे एटीपी निकालना और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके एलिमेंट्स सॉइल में डाल देना, ये काम करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी डिकंपोजर अलग हैं, डिकंपोजर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कंटेंट बनाते हैं। आपके ये अलग है कीमोसिंथेसिस, ये इनऑर्गेनिक को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे भी छोटे छोटे एलिमेंट्स रिलीज कर देते हैं। इनकी तोड़फोड़ की प्रक्रिया अलग है। तो कीमोसिंथेसिस मतलब ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स यानी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और इनको तोड़ फोड़ डालते हैं, इनकी बैंड बजा डालते हैं। तो नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, इन तीनों में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। इन्हें ऑक्सीडाइज करेंगे तो नाइट्रोजन आपका रिलीज हो जाएगा सॉइल में और आपका एटीपी जो है साथ में निकल जाएगा। एंड सिमिलरली काफी सारे और मिनरल्स हैं जिनकी साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन अगर निकालना है तो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को तोड़ो, नाइट्रोजन निकल जाएगा। फॉस्फेट को तोड़ो, फॉस्फोरस निकल जाएगा। आपका पोटेशियम निकल जाएगा। सल्फर को तोड़ो, सल्फेट निकल जाएगा। आयरन निकल जाएगा। फेरेट को तोड़ो, है ना, तो आयरन भी आप यहां पर लिख सकते हो, वो भी मेन है, राइट। तो अलग अलग आप इनऑर्गेनिक कंटेंट्स को तोड़ोगे तो उनके एलिमेंट्स रिलीज हो जाएंगे। मेन जो है आपके वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो यहां पे पोटेशियम की जगह आप आयरन भी लिख सकते हो। अलग अलग एलिमेंट्स यहां पर निकलते हैं। दिस इज कीमोसिंथेटिक बिहेवियर, जहां पे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को और तोड़ा जा रहा है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को और तोड़ा जा रहा है। फिर अगर आप देखें हेट्रोट्रॉफिक, तो ये ज्यादातर आपके यही पाए जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक आपके मेजॉरिटी है, तो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक ही हैं और ह्यूमंस के साथ इनका अच्छा खासा लेन देन है, क्योंकि जो खाना बना रहे हैं ये तो मस्त रहेंगे, फ्री रहेंगे, अपना काम करेंगे। ह्यूमन के साथ लेन देन किसका है, जो खाना नहीं बना पा रहे हैं, या तो हमारी बॉडी में आकर बीमारी कॉज करेंगे, हमारी बॉडी से खाना लेंगे, या फिर हमारे लिए डिफरेंट काम भी कर सकते हैं, हमारे आसपास पाए जा सकते हैं। जैसे कर्ड बनाना, दूध से दही बनाना, तो लैक्टोबैसिलस यहां पर यूज होता है, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यहां यूज होता है, काम का है। एंटीबायोटिक बनाना, जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन बनती है स्ट्रेप्टोमाइसिस से, है ना, तो ये भी आपका क्या है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, अब यहां से सवाल आता है,
अगर कोई नॉर्मल ही नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है हेट्रोसिस्ट में तो वो खाना बना रहा है, वो आपका ऑटोट्रॉफिक है, जैसे एनाबिना और नॉस्टॉक। लेकिन कोई अगर प्लांट की रूट के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ, लेग्यूम्स मतलब लेग्यूमिनस प्लांट है ना, जैसे कि आपका मटर है, बीन है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट हैं, इनकी रूट के साथ, इनकी जड़ों के साथ एसोसिएट हो जाते हैं कुछ बैक्टीरिया, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक है। ये कहते हैं प्लांट भैया हमको खाना दे दो और बदले में हम नाइट्रोजन फिक्स कर करके आपको देते जाएंगे। तो ये जो है राइजोबियम कहलाता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया आपका लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट हो जाता है और उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो लेग्यूम में, चाहे दही जमाना हो, चाहे एंटीबायोटिक बनानी हो, ये सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया करते हैं। तो डीकंपोजर्स जो हैं ये मेजरली पाए जाते हैं दुनियादारी में, और बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं। पैरासाइट जो होते हैं काफी कम होते हैं। तो कौन कौन सी बीमारी कॉज करते हैं? एनसीईआरटी में जो दी हुई बीमारी है वो यहां पर मैंने लिख दी है, 2 बार सीटी बजानी पड़ेगी तो आपको याद हो जाएगा। सीटी यानी सी फॉर कॉलेरा, जो विब्रियो कॉलेरी कॉज करता है, विब्रियो मतलब कॉमा शेप। फिर आपका साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड कॉज करेगा। सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्री, सिट्री नाम में ही सिट्रस आ रहा है। एंड क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, टिटैनी में ही टिटेनस का नाम आ रहा है। ये आपके कॉज करते हैं ये बैक्टीरियल बीमारियां। तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया में हर प्रकार का न्यूट्रिशन आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिला, समझने को मिला। अब अगर आप बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन देखें तो सबसे सिंपल है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, फुचुक करके डिवाइड कर जाएगा, यानी एक बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट हो सकता है और बहुत सारे बैक्टीरिया बना सकता है बाइनरी फिजन से। इसको एमाइटोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोसिस जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। माइटोसिस में तो स्पिंडल भी बनता है, क्रोमोसोम भी सेपरेट होते हैं। बैक्टीरिया में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। इसको एमाइटोसिस या डायरेक्ट डिवीजन कहा जाता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया की सुरक्षा के लिए स्पोर भी बन सकते हैं, एंडोस्पोर भी बन सकते हैं, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड के स्पोर भी बन सकते हैं, जो सेल बायोलॉजी में पढ़ाया था, सेम चीज है। कंजुगेशन यानी 2 बैक्टीरिया आसपास आ सकते हैं और इनके बीच में डीएनए एक्सचेंज हो सकता है। तो बीच में एक ट्यूब होती है जिसको कहा जाता है कंजुगेशन ट्यूब या सेक्स पाइलस या पिलाए। पिलाए पिलिन प्रोटीन की बनी हुई थी। जब बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, तब आपको बताया गया था कि बैक्टीरिया में अलग अलग सरफेस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका फ्लैजेला, आपका पिलाए, आपका फिम्ब्रे। तो पिलाए जो था यह पिलिन प्रोटीन का बना हुआ स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि 2 बैक्टीरिया को कनेक्ट करता है और उस ट्यूब से एक बैक्टीरिया दूसरे के पास डीएनए भेज सकता है। सो इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। असली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ना यहां पर गैमीट बन रहे हैं, ना यहां पर गैमीट फ्यूज हो रहे हैं। सो दिस इज नॉट रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। बैक्टीरिया ने अपने मम्मी पापा से पूछा कि क्या हम भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसका दिल रखने के लिए मम्मी पापा ने कहा कि अभी जो तुम अपने दोस्त को डीएनए देकर आए हो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बैक्टीरिया खुश हो गया, अरे वाह हम भी डेवलप्ड है, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ऑलराइट, देन अगर आप देखें माइकोप्लाज्मा, सबसे विचित्र जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का जोकर, क्योंकि पहले प्लांट किंगडम में रखा था इसको कैरोलस लिनियस साहब ने, और जोकर जैसे अलग अलग भेस बना करके हमको हंसाता है, ऐसे ही माइकोप्लाज्मा अपनी शेप को चेंज करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिजिड सेल वॉल है ही नहीं, अंबुजा सीमेंट की सेल वॉल है ही नहीं, तो सेल वॉल एब्सेंट है। दैट्स व्हाई दे आर प्लियोमॉर्फिक, अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करते रहते हैं। देन स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। हम लोगों ने सेल चैप्टर में देखा था कि पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा का जो साइज है ये बहुत ही कम है। लेंथ जो थी माइकोप्लाज्मा की 0.3 माइक्रोमीटर है, विच इज वेरी लेस। दुनिया के सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स में से एक है ये। देन इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन में भी रह सकता है, ऑक्सीजन गायब हो गई तो भी रह सकता है, तो फैकल्टेटिव है। बिना ऑक्सीजन के भी रह लेगा, ऑक्सीजन के साथ भी रह लेगा। एंड बीमारियां भी कॉज करता है आपके अलग अलग प्लांट और एनिमल्स में। जैसे प्लांट में कॉज करेगा फाइलॉइडी, फाइलॉइडी नाम के आगे ही आ रहा है फिल, PHYLLOIDY, फिल, इनिशियल 5 अल्फाबेट। फिल मतलब लीफ जैसे हो जाएंगे फ्लावर भी, फूल बचेगा ही नहीं तो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, क्योंकि फूल इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो फूल ही है। तो जाहिर सी बात है यहां पर आपका फूल जो है ये भी पत्ते जैसा हो जाता है, फाइलॉइडी। लिटिल लीफ इन ब्रिंजल, आय बैंगन के अंदर लीफ छोटी हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस कम हो पाता है, क्योंकि जितनी चौड़ी पत्ती उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस, उतनी ही ज्यादा सन रेडिएशन को एक प्लांट कैप्चर कर पाएगा। तो ये पैथोजेनिक होते हैं। एनिमल में माइकोप्लाज्मा का ही एक एग्जांपल क्या था,
प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, न्यूमोनिया लाइक तो न्यूमोनिया लाइक बीमारी कॉज करेगा, आर्थराइटिस लाइक बीमारी कॉज करेगा, कई सारी जोड़ों से संबंधित बीमारियां एज वेल एज न्यूमोनिया जैसी बीमारियां कॉज कर सकता है। माइकोप्लाज्मा पे सवाल आता ही आता है, पूरी लाइन हरी हो रखी है, पीवाईक्यू में दबा के सवाल पूछे गए। देन आपकी सेकंड किंगडम जो आती है, दिस इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब हम किंगडम मोनेरा की डिस्कशन पूरी कर चुके हैं। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड किंगडम प्रोटिस्टा इन डिटेल। तो एक एक चीज को कंपैरेटिव अकाउंट के थ्रू हम लोग देख रहे होंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, खुद से पहले पता लगाने की कोशिश कीजिए। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर यानी एक सेल होगा तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहां पर देखने को मिलेंगी। टेबल में हमने देखा था कि ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, सेल वॉल पाई भी जा सकती है, नहीं भी पाई जा सकती, यानी इनमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सबसे पहली बात कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इनमें होंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। आराम से सुनिए, किस किंगडम की कोई बाउंड्री नहीं है। इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म उछल के दूसरी किंगडम में भी जा सकते हैं और दूसरी किंगडम के ऑर्गेनिज्म उछल के इस किंगडम में भी आ सकते हैं। समझ लीजिए मैं हूं एक बॉटनिस्ट, मैं करता हूं प्लांट पे रिसर्च, तो मेरे लिए क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है, मेरे लिए क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है, इनमें सेल्यूलोज की सेल वॉल है, खाना बना सकते हैं, हरे भरे हैं, मेरे लिए प्लांट हुए ना। अगर मैं एक बॉटनिस्ट हूं, मैं तो चाहूंगा कि कोई प्लांट मेरी नजरों से छूटे ना, तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को मैं किस में रखूंगा, मेरी तरफ से एल्गी में रखूंगा, प्लांट में रखूंगा। इसीलिए प्लांट किंगडम में भी आपको इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। लेकिन अगर मैं एक प्रोटिस्ट साइंटिस्ट हूं, मैं प्रोटिस्ट पे रिसर्च करता हूं, तो दुनिया का हर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मेरे लिए प्रोटिस्ट है, तो इनको मैं प्रोटिस्ट में पढ़ूंगा, तो इनको दोनों जगह पढ़ा जाता है। तो प्रोटिस्टा की बाउंड्री जो है डिफाइंड नहीं है, इससे ऑर्गेनिज्म फुदक करके इधर उधर निकल सकते हैं। दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक यानी ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, खारे और साफ पानी और गीली मिट्टी में यानी पानी के आसपास पाए जा सकते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आगे चल के जब हम यहां पर डिस्कस करेंगे ना, तो हम बताएंगे किस किस प्रकार के पानी में पाए जा सकते हैं। देन फॉर्म अ लिंक विद फंगस, प्लांट एंड एनिमल। भाई ये बैक्टीरिया से भी मिलता जुलता है, क्यों, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर थे, ये भी यूनिसेलुलर है, तो बैक्टीरिया से एक चीज सिमिलर। और बाकी आपका फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है ना। मोनेरा प्रोकैरियोटिक था तो उससे मिलता जुलता नहीं है इस चीज में। प्रोटिस्टा और आपका मोनेरा दोनों के दोनों यूनिसेलुलर हैं, तो ये चीज इसकी बैक्टीरिया के साथ मैच करी। और फंगस, प्लांट और एनिमेलिया यूकैरियोटिक हैं और प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, तो ये चीज बाकी सबके साथ मैच करी, तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। ये बाकी सारे अलग अलग जो किंगडम्स हैं उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ये असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि भैया यूनिसेलुलर है तो फुचुक करके डिवाइड कर जाएगा, या सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। बॉडी के नाम पे इनके पास एक ही सेल है, तो दो सेल पास में आएंगे, फ्यूज कर जाएंगे और एक जाइगोट बन जाएगा, यही इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन यहां पर हो सकती है। अब टोटल आपने यहां पर 5 कैटेगरी देखनी है ऑफ दिस किंगडम प्रोटिस्टा, टोटल 5 कैटेगरी। पहली कैटेगरी इज सी, देन डी, देन ई, एकदम आपके कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स सी डी ई, देन स्लाइम मोल्ड्स एंड देन आपका प्रोटोजोअन्स। यहां पर अगर आप एक पैटर्न देखें, अगर आप क्राइजोफाइट से प्रोटोजोअन की तरफ जाएं तो सबसे पहली कैटेगरी है क्राइजोफाइट, देन आपका डाइनोफ्लैजेलेट, देन आपका ई फॉर यूग्लिनॉइड, देन स्लाइम मोल्ड एंड देन आपका प्रोटोजोअन। तो जब आप क्राइजोफाइट से प्रोटोजोअन की तरफ जाएंगे तो आप प्लांट लाइक कैरेक्टर टू एनिमल लाइक कैरेक्टर की तरफ जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि नाम देखिए क्राइजोफाइट, क्राइजोफाइट, फाइट का मतलब रिलेटेड टू प्लांट, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ऐसे क्राइजोफाइट, तो इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर होंगे। और प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन, जोआ का मतलब एनिमल, जोओलॉजी आप पढ़ते हो, एनिमल, तो प्लांट लाइक कैरेक्टर टू एनिमल लाइक कैरेक्टर आप लोग पढ़ रहे होंगे, यानी यहां आपकी प्लांट जैसी चीजें होंगी। जैसे क्राइजोफाइट में आपका डेस्मिड पाया जाता है और डायटम पाया जाता है, तो डेस्मिड जो है इसको प्यार से कहते हैं गोल्डन एल्गी, इसके कलर की वजह से। एल्गी यानी खाना बना सकता है, प्लांट जैसा है तो खूब खाना बनाएगा प्लांट की तरह, फोटोसिंथेटिक होगा। और डायटम्स जो है इनको कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, प्रोड्यूसर्स यानी खाना बनाते हैं खूब सारा, चीफ प्रोड्यूसर बोला यानी मैक्सिमम खाना यहां पे बनता है, प्लांट जैसा कैरेक्टर है। एनिमल क्या खाना बना सकता है? नहीं बना सकता, तो एनिमल लाइक कैरेक्टर की तरफ आप जाते जाएंगे तो खाना नहीं बनेगा। यहां पे डायटम्स और डेस्मिड्स हैं तो यहां पे खूब खाना बनेगा, क्योंकि डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर कह दिया, खूब खाना बना।
फिर डायनोफ्लैजिलेट है, ये भी प्लांट के साइड ही आ रहा है, तो ये भी ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होंगे, इनमें भी खाना बनेगा। यूग्लिनॉइड एकदम बीच में आ रहा है, ये दोनों प्लांट जैसे, ये दोनों थोड़े थोड़े एनिमल जैसे, यूग्लिनॉइड एकदम बीच में आ गया, बीच का बंदर है, तो ये बीच का ही रहेगा, मिक्सोट्रॉफिक हो जाएगा। मिक्सोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है, मिक्स हो गया तो मिक्सोट्रॉफिक। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो खाना बना लेगा, सनलाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस दिखा देगा, क्लोरोफिल ए जैसे पिगमेंट इसमें होते हैं प्लांट जैसे, तो खाना बनाएगा। लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो प्रिडेशन करेगा, खुद से भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करेगा, खुद ही यूनिसेलुलर है लेकिन और भी छोटे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करेगा, तो मिक्सोट्रॉफिक। अब आपका स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफिटिक। मोल्ड क्या होता है? मोल्ड मतलब फंगस, जैसे फंगस जो आपके ब्रेड पे बैठ के आपके ब्रेड को सड़ा देती है उसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, राइजोपस, उसके बारे में अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा। तो मोल्ड का मतलब होता है फंगस, तो ये फंगस जैसा है, यस। तो सेप्रोफिटिक है, तो प्लांट जैसा नहीं हुआ ना, खाना नहीं बना पा रहा है ना, तो सेप्रोफाइट है, एनिमल की तरफ ये चला गया। कोई पेड़ की लीफ टूट गई, डंडी टूट गई, तो उस पे ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है। और प्रोटोजोवन नाम से ही बात खत्म हो गई भाई, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जोआ का मतलब एनिमल, तो ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, हमसे मिलते जुलते हैं, तो ये खाना नहीं बनाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। यानी सिर्फ एक लाइन से कि भाई प्लांट लाइक कैरेक्टर से हम एनिमल लाइक कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, हमने 5 पॉइंट्स याद कर डाले। अब प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती, दूसरे 5 पॉइंट याद कर लेते हैं। भाई क्राइजोफाइट जो है इसमें सेल वॉल पाई जाएगी और इसके ऊपर डिपोजिशन किसकी होगी? सिलिका की, मट्टी की डिपोजिशन हो जाएगी, आपके सिलिका पार्टिकल्स की डिपोजिशन हो जाएगी। डायनोफ्लैजिलेट भी आपका प्लांट जैसा है, इसमें स्टिफ सेल्यूलोज की वॉल होगी, यानी एक योद्धा की ढाल की तरह यहां पर सेल्यूलोज की स्टिफ टाइट वॉल होगी, और यहां पर जो सिलिका है ये तो अनब्रेकेबल हो सकती है, तो आपकी टूट ही नहीं सकती, अनडिस्ट्रक्टेबल होती है, यानी बहुत टाइट टाइट सेल वॉल्स है यहां पर। यूग्लिनॉइड फिर बेचारा बीच का बंदर, प्लांट जैसा भी एनिमल जैसा भी, तो यहां सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल कहा जाता है, जो कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी किसमें? यूग्लिनॉइड में। तो सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक और लेयर आ गई, पेलिकल कहा उसको, प्रोटीन की बनी हुई फ्लेक्सिबल लेयर है, तो सेल वॉल नहीं है, लेकिन उसकी जगह दूसरी लेयर है, तो बीच का बंदर हुआ। स्लाइम मोल्ड अगेन आपका एनिमल की तरफ ज्यादा है, तो सेल वॉल यहां नहीं पाई जाएगी, लेकिन मोल्ड जैसे फंगस आपके क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं, वैसे स्लाइम मोल्ड भी आपके स्पोर बनाएंगे। मोल्ड है तो फंगस जैसा काम करेगा, तो आपका स्पोर बनाएगा, और स्पोर का काम ही है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो स्पोर पे जरूर वॉल पाई जाएगी, सेल पे इनके वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन स्पोर के ऊपर वॉल जरूर पाई जाती है, जो इनकी अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल में हेल्प करती है। और प्रोटोजोवन एनिमल जैसे हैं तो हमारे जैसे होंगे, सेल वॉल आपकी कंप्लीटली एब्सेंट होगी। 5 पॉइंट और याद हो गए। आपके जो क्राइजोफाइट है मेरे भाई, है ना, ये आपके फ्रेश और मेराइन वाटर दोनों में मिलेंगे। डायनोफ्लैजिलेट जो है ये आपके खारे पानी में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहां पर रेड डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ते हो, वो खारे पानी में ज्यादा मिलता है, गोनियोलेक्स उसको कहा जाता है। यूग्लिनॉइड जो है ये स्टेगनेंट वाटर में, ठहरे हुए पानी में और फ्रेश पानी में मिलते हैं, यानी तालाब वगैरह में देखने को मिलते हैं। स्लाइम मोल्ड अगर सेप्रोफिटिक है तो गले सड़े मैटर पे पाए जाएंगे। और प्रोटोजोवन खाना नहीं बना सकते, तो या तो प्रेडेशन करेंगे, शिकार करेंगे, या फिर पैरासाइट के तौर पे किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाएंगे, ये आपको देखने को मिले। 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ नाम से हमने चीजें याद कर ली कि क्राइजोफाइट यानी प्लांट जैसा, प्रोटोजोवन यानी एनिमल जैसा, तो ये खाना बना पाएंगे। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन यानी डायटम्स यहां पाए जाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट ज्यादातर खाना बनाएंगे। यूग्लिनॉइड बीच के हैं यानी मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्लाइम मोल्ड, मोल्ड मतलब फंगस जैसे हैं तो सेप्रोफिटिक, एंड उसके बाद प्रोटोजोवन एनिमल लाइक यानी खाना नहीं बना सकते। यहां प्लांट जैसे हैं तो सेल वॉल पाई जाएगी, ऊपर सिलिका की डिपोजिशन है। डायनोफ्लैजिलेट सेल्यूलोजिक सेल वॉल, प्लांट जैसी सेल वॉल है। यूग्लिनॉइड बीच के हैं यानी सेल वॉल नहीं है, उसकी जगह पेलिकल की लेयर है। स्लाइम मोल्ड, मोल्ड मतलब फंगस जैसे, राइट, तो यहां पर आपके कुछ स्पोर बनेंगे जिन पे स्पोर वॉल पाई जाती है। ओवरऑल स्लाइम मोल्ड के सेल पे कोई वॉल नहीं पाई जाती। एंड प्रोटोजोवन मतलब एनिमल लाइक, तो यहां सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये जो है आपके क्राइजोफाइट, यहां आपको डायटम देखने को मिले। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ओशन मतलब समुद्र, खारा पानी, तो खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं, फ्रेश में भी पाए जा सकते हैं। डायनोफ्लैजिलेट यूजुअली खारे पानी में, क्योंकि यहां रेड डायनोफ्लैजिलेट यानी गोनियोलेक्स की बात आप डिटेल में करेंगे, जो यूजुअली खारे पानी में पाया जाता है। यूग्लिनॉइड फ्रेश स्टेगनेंट यानी रुके हुए पानी में। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक है तो गले सड़े मैटर पे। और प्रोटोजोवन अपना खाना नहीं बना सकते, तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या एज अ प्रेडेटर पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए भैया इनके नाम से निकली हुई चीजें। मैंने कहा था क्राइजोफाइट में 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स।
डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी कहा क्योंकि गोल्डन उनका कलर है और एल्गी यानी खाना वो बनाते हैं। दूसरा है डाई एटम। डाई का मतलब क्या है? डाई का मतलब दो, एटम मतलब पार्ट्स। तो यहां पर जो है आपका डाई एटम्स, इसके दो पार्ट होते हैं, एक एपिथिका ऊपर वाला अपर लेयर, एक नीचे वाला लेयर, यानी सिंगल सेल है भाई। सारे के सारे जो प्रोटिस्ट हैं, हम जिस किंगडम की बात कर रहे हैं, यहाँ सारे सिंगल सेल ही हैं। इसकी सेल वॉल दो टुकड़ों में पाई जाती है, एक नीचे वाली हाइपोथिका, एक ऊपर वाली एपिथिका। सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, साबुनदानी जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये हमारा कार्ड होल्डर है, इसको देखिए, ये आपका हाइपोथिका है, इसके ऊपर ये आ जाएगा एपिथिका, राइट। ऐसा आपका स्ट्रक्चर देखने को मिला, हाइपोथिका एपिथिका, एपिथिका है नीचे हाइपोथिका है। इसके बीच में आप क्या रख सकते हैं? सोप रख सकते हैं। जहां पे कार्ड्स रखे हुए हैं ना, यहां पे आपका क्या रख सकते हो? आप सोप रख सकते हो। यहां पर ये जो साबुन है ये मैंने अंदर रख दी, और अब क्या कर डाला मेरे भाई? अब यहां पर इसको लॉक कर डाला। सेल वॉल आपकी दो टुकड़ों में पाई जा रही है, और ये जो आपकी सेल वॉल है इनके ऊपर सिलिका डिपॉजिटेड है। तो छोटी छोटी दरदरी सी मिट्टी के कण यहां पर आपके डिपॉजिटेड हैं। तो ये है एपिथिका, ये हाइपोथिका, और यहां पर सिलिका के कण डिपॉजिटेड हैं जो कि इसको खुरदुरा बनाते हैं, ग्रिटी बनाते हैं। तो बिलियंस ऑफ इयर्स तक जब कई सारे डायटम्स मरते जाएंगे समंदर में, तो इनकी लाशें नीचे जाकर के आपकी ओशन की तली पर, ओशन के बॉटम पर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको कहा जाता है कि ओशन पे एक फर्श जैसा, अर्थ जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। इसे डायएटमेशियस अर्थ कहा जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो फर्श है वो डायटम्स की डेड बॉडी से बना हुआ है, सिलिका की वॉल से बना हुआ है, क्योंकि ये अनडिस्ट्रक्टेबल है। तो ये ग्रिटी है, तो पॉलिशिंग में हेल्प करता है। आपको पता है कि जब आप रस्ट उतारते हैं, कोई आयरन का आर्टिकल है उसके ऊपर रस्ट लग गई है, जंग लग गई है, तो रस्ट पेपर यानी रेगमार घसीटते हैं उसके ऊपर, जो कि खुद भी क्या होता है? खुरदुरा होता है, तो वो रस्ट को आराम से निकाल देता है। तो चीजों को पॉलिश करना है तो खुरदुरी चीज चाहिए, ग्रिटी चीज चाहिए। एंड ये जो छोटे छोटे आपके सिलिका पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में गैप भी है, तो इनसे लिक्विड पास हो सकता है। आपके पार्टिकल्स, आपके डस्ट जो है ये ऊपर रह सकती है। तो ऑयल्स और सिरप्स को हम इन सिलिका के पार्टिकल्स के बीच से क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं, जिससे कि नीचे प्योर लिक्विड आ जाए और कोई गंदगी हो तो ऊपर रह जाए। तो फिल्ट्रेशन में भी ये काम आते हैं। तो डायएटमेशियस अर्थ जो है ग्रिटी होता है, खुरदुरा होता है, तो पॉलिशिंग में भी काम आएगा। और यहां बीच बीच में आपका गैप है इन सिलिका पार्टिकल्स के, तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में भी काम आएगा। एंड मैंने आपको बताया कि सारे के सारे ये जो है ये आपके क्या है? यूनिसेलुलर है। अब यहां देखिए आपके पास फ्लैजेला देखने को मिल रहा है, फ्लैजेला देखने को मिल रहा है। फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है डायटम्स को, क्योंकि यहां आपको कोई फ्लैजेला देखने को नहीं मिला। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट लाइक। अब ये खाना बनाते हैं तो प्लांट लाइक हुए, जैसे इनका नाम ही है क्राइजोफाइट, तो फाइट शब्द यहां से आ गया। प्लैंक्टन का मतलब क्या होता है? प्लैंक्टन का मतलब होता है पैसिवली फ्लोटिंग, यानी ये खुद से नहीं तैर सकते। मेरे पास अगर सिलिया होते तो मैं पानी में तैरता अपनी मर्जी से, मेरे पास अगर फ्लैजेला होते तो मैं पानी में तैरता अपनी मर्जी से। मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? लहरें मुझे जहां ले जाएंगी मैं वहीं चला जाऊंगा। आई विल गो विद द फ्लो, एंड दैट विल कॉल्ड एज द पैसिव फ्लोटिंग। अगर मैं पैसिवली फ्लोट करता हूं और खाना बनाता हूं तो आई एम फाइटोप्लैंक्टन। अगर मैं पैसिवली फ्लोट करता हूं और खाना नहीं बनाता हूं, एनिमल की तरह बिहेव करता हूं, तो आई एम जू प्लैंक्टन। प्लैंक्टन का मतलब है मेरे पास मूवमेंट के लिए कुछ नहीं है, मैं लहरों के साथ बहता चला जाऊंगा, मदमस्त लहरों में बहता चला जाऊंगा। मैं हूं एक प्लैंक्टन, मैं हूं एक बहता ऑर्गेनिज्म, प्लैंक्टन, है ना भाई। ये है, ज्यादा ही सुर लग गए भाई, सातवां सुर लग गया सीधा, है ना। चलो भाई, अब आगे डाइनोफ्लैजेलेट। नाम को तोड़ो, डाई मतलब दो, फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला, यानी यहां ये स्टिफ सेल्यूलोज की वॉल है। आपको पता है डाइनोफ्लैजेलेट की जो सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनती है, तो स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट है आपके योद्धा की ढाल जैसी। इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबाई से निकला हुआ फ्लैजेला है, और ये जो आपकी सेल्यूलोज की ढाल जैसी स्ट्रक्चर है, इनके बीच में ग्रूव है, नाली जैसा स्ट्रक्चर है आपका, बीच में गैप है, उससे निकलता है ट्रांसवर्स यानी टेढ़ा फ्लैजेला। तो एक है आपका लॉन्ग फ्लैजेला, एक मजनू भाई की तरह टेढ़ा फ्लैजेला है, इसको कहा हमने डाइनोफ्लैजेलेट। ज्यादातर डाइनोफ्लैजेलेट में दो फ्लैजेला होते हैं, और इनके कलर भी अलग अलग हो सकते हैं। येलो, अगर इनमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट ज्यादा है तो येलो कलर, ब्राउन, जेंथोफिल पिगमेंट ज्यादा है तो ब्राउन कलर, ब्लू, फाइकोसाइनिन, साइनोबैक्टीरिया, सयान को क्या कह रहे थे? ब्लू ग्रीन एल्गी, सयान मतलब ब्लू, तो आपका फाइकोसाइनिन प्रेजेंट है तो ब्लू, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ग्रीन, फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रो,
एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रो का मतलब रेड, तो अगर फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट है तो रेड कलर। इनमें से गोनियोलेक्स जो है ये आपका रेड टाइड फेनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यूनिसेलुलर है, फटाफट फटाफट बाइनरी फिजन करते हैं। एक लहर, एक समुद्र की लहर जिसमें बहुत ज्यादा डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं रेड कलर के, मुझे लगेगा कोई खून की लहर, कोई रेड टाइड मेरी ओर दौड़ी आ रही है। इसमें क्या होते हैं, खूब सारे डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, कौन से, गोनियोलेक्स, जो कि रेड कलर के हैं, इसीलिए रेड टाइड फेनोमेना ये देते हैं। और सिक्रीट करते हैं अपने आसपास कुछ खतरनाक टॉक्सिन्स जिनको हम कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन्स। ये मार डालते हैं आसपास की मछलियों को और ऑर्गेनिजम्स को, और ह्यूमन में भी अगर ये सेक्सी टॉक्सिन चला जाए तो आपको पैरालाइज कर सकता है, बहुत खतरनाक टॉक्सिन होता है। तो अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, डेडली टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं। यूग्लिनॉइड की अगर बात करें तो बीच का बंदर है प्लांट और एनिमल के बीच का, तो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, है ना, कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच का। यहां आपका ये फ्लेक्सिबल सा लेयर है, सेल वॉल तो है नहीं, फ्लेक्सिबल सा लेयर है जिसको क्या कहा, पेलिकल कहा, प्रोटीन का बना हुआ लेयर। एक आपका लार्जर फ्लैजेला है, लॉन्ग फ्लैजेला, और एक आपका छुटका फ्लैजेला है, शॉर्ट फ्लैजेला। तो इसमें भी डायनो फ्लैजेलेट की तरह दो फ्लैजेला होते हैं। इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल है, एक ट्रांसवर्स है, इसमें एक बड़ा है, एक छोटा है, दोनों सेम पॉइंट से ही अराइज होते हैं। तो ये आपका फ्लेक्सिबल सा यूग्लिनॉइड है। फिर अगर आप देखेंगे स्लाइम मोल्ड, तो स्लाइम मोल्ड में क्या होता है भैया, एक स्लाइम मोल्ड था, इसका बर्थडे था, यानी फेवरेबल कंडीशन थी, तो इसने अपने सारे स्लाइम मोल्ड दोस्तों को बुला लिया, आओ भैया बर्थडे पार्टी करेंगे, पार्टी हो रही, बहुत भयंकर पार्टी के गजब नजारे। इसने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया, और सारे दोस्तों को बुला लिया तो ये सारे दोस्त एक के ऊपर एक बैठ गए और इन्होंने एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना लिया। ये स्ट्रक्चर कुछ फीट लंबा भी हो सकता है, इसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, वो आप यहां पर देखेंगे प्रोटोजोआ में। जब कई सारे स्लाइम मोल्ड आपस में आकर इकट्ठे हो जाते हैं पार्टी के दौरान, फेवरेबल कंडीशन के दौरान, तो इन्हें प्लाज्मोडियम कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा ही दंगा मस्ती कर रहे थे, तो आंटी ने पुलिस बुला ली और यहां पर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये जो आपका प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी अपने स्ट्रक्चर को डिफरेंट कर लेगा और बना लेगा एक फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी जो कॉमनली फंगस में देखने को मिलती है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, और फ्रूटिंग बॉडी बन गई तो इस फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे क्या आएंगे, स्पोर आएंगे, और इन स्पोर पे होंगी सच्ची वॉल्स, ट्रू वॉल्स, जो इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करेंगी कई महीनों तक, कई सालों तक। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ये स्पोर जो है बहती हवा से हैं, हवा में आपके हिचकोले खाते हुए किसी सही जगह पर पहुंचेंगे और आपके ग्रो कर जाएंगे, नया स्लाइम मोल्ड आपका तैयार कर लेंगे। तो जितने आपके स्पोर्स होंगे उतने स्लाइम मोल्ड तैयार हो जाएंगे। तो स्लाइम मोल्ड का जब बर्थडे था तो कई सारे स्लाइम मोल्ड्स को इसने बुला लिया पार्टी में, तो एक एग्रीगेशन बनी जिसे प्लाज्मोडियम कहा। और जब आंटी ने पुलिस बुला ली, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो इसने डिफरेंशिएट करके एक फ्रूटिंग बॉडी बना ली जिसके टिप पे स्पोर्स थे, और ये हवा से डिस्पर्स हो जाते हैं और नए स्लाइम मोल्ड्स बनाते हैं। ये इसकी लाइफ साइकिल है। तो ये जो स्पोर बनने का फेनोमेना है, स्पोर पे जो ट्रू वॉल होने का फेनोमेना है, ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनने का फेनोमेना है, ये सब फंगस से मिलता जुलता है। और स्लाइम मोल्ड आपको पता है कि सेप्रोफिटिक है, यानी कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फंगस जैसा है। तो ये फंगस का आप कह सकते हो एक प्रिमिटिव रूप है। जैसे प्रोटोजोवन एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स है, ऐसे स्लाइम मोल्ड को आप कह सकते हो कि फंगस के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हो सकते हैं। इनमें फंगस से काफी ज्यादा चीजें सिमिलर थी। ये जो आपके प्रोटोजोवंस हैं, ये 4 कैटेगरी में तोड़े जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये कैसे मूव करते हैं। अगर भैया ये अमीबा की तरह सूडोपोडिया बनाते हैं तो अमीबॉइड, नाम में ही अमीबा है। अगर ये फ्लैजेला से मूव करते हैं तो फ्लैजेलेटेड, सिलिया से मूव करते हैं तो सिलिएटेड, और इनमें स्पोर लाइक स्टेज है जो कि बीमारी कॉज करती है, मूव नहीं कर सकते, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है, तो इसे स्पोरोजोवन कहा जाता है। ऐसा प्रोटोजोवन जिसमें स्पोर लाइक स्टेज है उसे स्पोरोजोवन कहा गया। ये 4 आपकी कैटेगरी हैं। तो सबसे पहले आपका अमीबा देखो, ये आपका फ्रेश पानी में, खारे पानी में, एज वेल एज आपका गीली मिट्टी में भी पाया जा सकता है, यानी टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। खासकर जो मैराइन पानी में, खारे पानी में पाए जाते हैं, इनके सेल के ऊपर सिलिका शेल्स पाए जाते हैं। क्राइजोफाइट की तरह सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन नहीं है सिलिका की, ये तो प्रोटोजोवन है, इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं। नॉर्मल सेल के ऊपर ही सिलिका जमा हो जाती है, सिलिका शेल इसको कहा जाता है, और वो भी मैराइन वालों के ऊपर, जैसे एंटमीबा। तो डाइसेंट्री कॉज करता है, अमीबिक डाइसेंट्री, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी कॉज करता है। तो एंटमीबा क्या है, पैरासिटिक है, यानी ये बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, अमीबॉइड।
फ्लैजिलेटेड जिनमें फ्लैजला होगा, ये या तो नॉर्मली पाए जा सकते हैं आपकी बॉडी के बाहर, या फिर आप में बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी। ये कॉज करता है बहुत खतरनाक बीमारी जिसको कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीका में बहुत कॉमनली ये कॉज होती है, इसीलिए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसको कहा। स्लीपिंग सिकनेस यानी इंसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी रातों में, और बॉडी के ऊपर रैशेस भी हो जाएंगे, बहुत खतरनाक बीमारी है। सिलिएटेड मतलब इनमें सिलिया पाया जाएगा, तो आपके हजारों सिलिया पाए जाते हैं जो एक्टिवली मूव करते हैं एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को फड़फड़ाते हैं, जिससे कि खाना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ सके। जैसे पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम जो है इसके सरफेस पे हजारों सिलिया पाए जाएंगे। अब ये हजारों सिलिया कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं, जैसे एक नाव को चलाने के लिए चप्पू चलाने पड़ते हैं, ऐसे ये कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करेंगे, और पानी जो है आपका आ जाएगा इन सिलिया के थ्रू, कहां पर, पैरामीशियम की बॉडी में। और ये पानी के बहाव के साथ जो पानी के आसपास खाना होगा वो भी अंदर आ जाएगा। तो गलेट नाम की एक कैविटी होती है, जैसे हमारा गला है जिससे खाना नीचे उतरता है, ऐसे पैरामीशियम में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको गलेट कहा जाता है, उससे खाना पैरामीशियम में आ जाता है। और पैरामीशियम की एक खास बात यह है कि इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, आम ऑर्गेनिज्म से अलग है। इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है मैक्रो, एक छोटा न्यूक्लियस होता है माइक्रो। तो पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी इज स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवन जिसमें स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है, यानी ये बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे मलेरिया कॉज करता है आपका प्लाज्मोडियम, बहुत खतरनाक डिजीज है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया यानी सबसे जानलेवा मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, FALCIPARUM, फैल्कीपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, VIVAX, ये नॉर्मल मलेरिया कॉज करता है, बहुत ज्यादा डेडली नहीं होता, पर सबसे ज्यादा मलेरिया वाइवेक्स से ही होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम जो है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया, सबसे ज्यादा डेथ केसेस आपको मैलिग्नेंट मलेरिया में या डेडली मलेरिया में ही देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग टाइप के आपके क्या हो गए, प्रोटिस्ट हो गए। दिस इज योर सेकेंड किंगडम दैट वी हैव कंप्लीटेड विद ईज। बहुत प्यार से, बहुत आराम से हम लोगों ने सेकेंड किंगडम को अच्छे तरीके से कवर कर लिया, समझ लिया। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड किंगडम फंजाई इन डिटेल। किंगडम फंजाई की बात करनी है। किंगडम फंजाई में क्या क्या होता है पहले तो खुद से बताने की कोशिश करिए। किंगडम फंजाई जो है, किंगडम मोनेरा में हमने क्या देखा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। किंगडम फंजाई में ज्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, एक एक्सेप्शन है ईस्ट, जिसको सैकरोमाइसिस कहा जाता है। यह आपका बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज होता है, यानी इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, जो कि ब्रेड बनाता है। और ये ब्रिवरी इंडस्ट्री में यानी शराब की भट्टी पे भी इस्तेमाल होता है, जो कि ब्रिवरी यानी बेवरेजेस बनाता है, दारू बनाता है। तो ये खाने और पीने दोनों की ही चीजें बना सकता है, इसे आप सैकरोमाइसिस कहते हैं, इसे आप बेकर्स ईस्ट या ब्रिवर्स ईस्ट कहते हैं। ये यूनिसेलुलर है, बाकी लगभग सारे मल्टीसेलुलर हैं। काइटिन की सेल वॉल यहां पर पाई जाएंगी। ये हेट्रोट्रॉफिक होंगे यानी सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होंगे। ज्यादातर इनमें से सेप्रोफिटिक होते हैं यानी गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं, और कुछ आपके पैरासिटिक होंगे यानी प्लांट और एनिमल में बीमारी कॉज करेंगे। कुछ आपके रोटी कमा के भी खाते हैं, यानी ये खाना नहीं बना सकते, तो या तो ये गले सड़े मैटर पे ग्रो करेंगे, या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, या ये खाना कमाएंगे। या तो ये एल्गी के साथ एसोसिएट कर लेंगे और एल्गी को कहेंगे यार तुम मुझे खाना दे दो, मैं तुम्हें सरफेस एरिया प्रोवाइड करता हूं वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए। तो या तो ये लाइकन बना लेंगे, या फिर ये माइकोराइजा बना लेंगे, किसी बड़े से प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, कहेंगे कि मैं रूट के अराउंड एक लैमिनेशन बना लेता हूं, कवर बना लेता हूं, मैं रूट को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं रूट को वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने में मदद करूंगा, और उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए। तो ये रोटी कमा भी सकते हैं, गले सड़े मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, बीमारी भी कॉज कर सकते हैं। देन हमको पता है कि ये आपके कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये भी हर जगह पाए जाते हैं। मेरे कमरे में भी फंगस है सर, आपका कमरा तो साफ लगता है, साफ है भी, फिर भी फंगस है, इट इज कॉस्मोपॉलिटन। ये भी एयर वाटर सॉइल हर जगह पाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा टेबल है, इस पे अभी मैं एक सड़ा हुआ ब्रेड का टुकड़ा रख दूं, एक संतरा रख दूं और 10 दिन पड़े रहने दूं, उसके ऊपर फफूंदी जम जाएगी, उसके ऊपर फंगस आकर के जम जाएगा, ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज रॉट लग जाएगा, ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड लग जाएगा। ये क्या है, ये आपके फंगस ही तो है। तो आसपास है फंगस, पर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है, तो दिखाई नहीं दे रहा। जब ये सारा फंगस आकर के सड़े गले मैटर पे इकट्ठा हो जाएगा तो दिखाई देने लग जाएगा। तो मेरे आसपास फंगस तो है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। और ज्यादातर फंगस कहां उगते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, पाए हर जगह जा सकते हैं, लेकिन उगेंगे कहां पे, आपके वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। अब ह्यूमिड को डैम्प भी कह लो, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है यानी पानी ज्यादा है, डैम्प मतलब पानी ज्यादा है, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर है यानी पानी ज्यादा है। तो मॉइस्ट कह लो, ह्यूमिड कह लो, डैम्प कह लो और वार्म कह लो। जैसे आपके यहां पर रैशेस हो जाते हैं,
दाद खाज खुजली हो जाती है उंगलियों के बीच में, है ना, अलग अलग जहां पर जॉइंट्स बनते हैं, जहां पर स्किन आपस में टकराती है तो फ्रिक्शन के कारण गर्मी बढ़ती है, द लोकेशन बिकम्स वार्म एंड ह्यूमिड, क्योंकि वहां ज्यादा पसीना आता है, तो यहां पर आपका क्या होता है, फंगस की ग्रोथ ज्यादा होती है। एंड अगर आप देखें तो आप खाने को फ्रिज में जब रखते हैं तो वो नहीं सड़ता, क्योंकि ठंडे तापमान में फंगस यूजुअली ग्रो करता ही नहीं, पाया भी जाएगा तो भी ग्रो नहीं कर पाएगा बहुत अच्छे से, उसको वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए ही चाहिए, तो ये प्रेफर करते हैं कि वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करें, राइट। सो अगर आप देखें तो ये ज्यादातर हेट्रोट्रॉफी होंगे, किस किस टाइप के, या तो सेप्रोफिटिक होंगे, गले सड़े मैटर पे ग्रो करेंगे ज्यादातर, या फिर बीमारी कॉज करेंगे, पैरासिटिक होंगे कुछ, या ये आपका एसोसिएशन बना लेंगे एल्गी के साथ, तो ये लाइकन बना सकते हैं विच इज एन एसोसिएशन विद एल्गी। एल्गी को कहा जाता है फाइकोबायोंट कंपोनेंट, फाइकोबायोंट मतलब प्लांट जैसा, प्लांट ही एल्गी, तो फाइकोबायोंट, फाइको मतलब प्लांट, बायोंट बायो मतलब लिविंग, और फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है, तो माइको इज अ वर्ड विच इज एसोसिएटेड विद फंगस, तो फंगस है माइकोबायोंट कंपोनेंट। तो फंगस का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा रहता है, तो फंगस क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी बदले में फंगस को खाना दे देता है, तो फंगस एल्गी को शेल्टर दे रहा है, एल्गी बदले में खाना दे रहा है फंगस को, दोनों की दोस्ती हो गई, इसे लाइकन कहा जाता है, और ये लाइकन सिर्फ नॉन पॉल्यूटेड एरिया में ही उगता है, ऐसा इलाका जहां खूब पॉल्यूशन है वहां ये नहीं उगता, तो इट इज अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑल्सो। जहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है जो कि व्हीकल्स के कारण निकलता है, वहां आपको लाइकन देखने को नहीं मिलेगा, तो बहुत अच्छे इलाके, पहाड़ी इलाके, वहीं पर आपको पेड़ों के ऊपर लाइकन का ऑरेंज या येलो या व्हाइट कलर का पैच देखने को मिलेगा, उसे लाइकन कहते हैं, ठीक है। या ये माइकोराइजा बना सकता है, माइको मतलब फंगस अगेन, एंड राइजा का मतलब रूट, तो रूट ऑफ हायर प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म है एक पाइनस, उसकी रूट को कवर कर लेता है कौन, फंगस, कहता है मैं आपकी लेमिनेशन करूंगा मालिक, आपकी पैथोजन से रक्षा करूंगा, बदले में मैं आपके ऊपर कवर बना रहा हूं, तो वाटर एंड मिनरल का सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ही, आप बदले में मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, तो ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, बदले में इसको खाना मिल जाता है, तो ये अपना खाना कमा भी सकता है लाइकन बना के या माइकोराइजा बना के, या फिर आपका ये क्या करता है, नॉर्मली सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक तो है ही। शो डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, इसमें अलग अलग टाइप के हाइफे पाए जा सकते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर जो है बाल जैसा होता है, फिलामेंटस होता है, तो इनके हाइफे ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सेप्टेट भी हो सकते हैं, ए सेप्टेट भी हो सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, तो ये अलग अलग टाइप के दिख सकते हैं, है ना, हैबिटेट भी इनके अलग अलग है, कोई गीली मिट्टी में पाए जाएंगे, कोई पेड़ के तने पे पाए जाएंगे, मशरूम है घासों में ही उगता हुआ मिल जाएगा, लकड़ी के फट्टे पे, गीली लकड़ी के फट्टे पे उगता हुआ दिख जाएगा, तो मशरूम्स जो है गोल मटोल पफ बॉल्स जो है मोटे मशरूम्स, ये भी आपको फंगस कैटेगरी में ही देखने को मिलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ये फिलामेंटस होते हैं यूजुअली, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस ज्यादातर, यानी कि बॉडी जो है इनमें फ्रेगमेंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन शो फ्रेगमेंटेशन, इनका रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है, लेकिन मेरे भाई ईस्ट जो है ये आपका फिलामेंटस नहीं है, मैंने आपको बताया ईस्ट एक एक्सेप्शन है, इट इज यूनिसेल्युलर इन नेचर, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं, लेकिन वार्म और ह्यूमिड कंडीशन हो तो ये बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे, सिस्टम फाड़ देंगे फिर उसके बाद, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू ग्रो इट अ वेल एंड गुड इलाका जहां पे वार्म और ह्यूमिड कंडीशन हो। तो अगर आप फंगस का स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसे बालों से बना हुआ होता है, पतले लंबे बाल जैसे स्ट्रक्चर, यानी थिन यानी पतला, लॉन्ग यानी लंबा, स्लेंडर मतलब वही पतला लंबा, तो पतला लंबा बाल जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हाइफे कहा, ये हाइफे की जब चोटी बन जाती है, इस बाल की जब चोटी बन जाती है, नेटवर्क जब बन जाता है आपका हाइफे का, तो इसे माइसीलियम कहा जाता है। इसी हाइफे को अगर मैं बड़ा करके देखूं तो इसमें हो सकता है बीच में क्रॉस वॉल्स ना पाई जा रही हो, तो एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कई सारे न्यूक्लियस हो, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब में कई सारे न्यूक्लियस हैं एक ही ट्यूब के अंदर, है ना, आप देख सकते हैं यहां पर एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, तो यहां पर इसे सिनोसिटिक कंडीशन कहा जाता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहां पर सेप्टा या क्रॉस वॉल नहीं है। अगर यहां पर देखिए आपका सेप्टा पाया जाता है, तो एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिला, तो इसे सेप्टेट कंडीशन कहा, यानी एसिनोसिटिक कंडीशन कहा, सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं बची, तो एसिनोसिटिक कंडीशन आपको यहां देखने को मिली, राइट। तो फाइकोमाइसिटीज में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है विच इज फर्स्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, और बाकी सब में देखने को नहीं मिलती, रेस्ट ऑल में देखने को नहीं मिलती, करेक्ट। अब अगर आप देखें तो ये जो आपके फंगस हैं ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आपका ईस्ट है तो ये बडिंग कर सकता है, फिजन कर सकता है, छोटा सा है,
और इनकी ज्यादातर की बॉडी फिलामेंटस होती है, तो ये फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, बॉडी जो है वही आपकी टूट रही है छोटे छोटे टुकड़ों में, चाहे बड बन रहा हो छोटा सा, चाहे आपकी बॉडी ही डिवाइड हो रही हो फ्रेगमेंट्स में, तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अगर आपका स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है कोई रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसको एसेक्सुअल कहा जाता है। तो यहाँ एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जैसे कि आपका कोनिडिया, आपका स्पोरेंजियोस्पोर, आपका जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, ये एसेक्सुअल स्पोर है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यहां भी आपका फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर बनेगा, जैसे ऊस्पोर, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर, ये सेक्सुअल स्पोर्स है सारे के सारे। तो आपका कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर एसेक्सुअल, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर सेक्सुअल, राइट। यहां पर देखिए आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आपका फ्रेगमेंटेशन से होगा, फिजन से होगा, बडिंग से होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स आपके स्पोरेंजियोस्पोर होंगे, एप्लेनोस्पोर होंगे, जूस्पोर होंगे, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? आपके जो हाइफे हैं फंगस के, ये जो बाल जैसे स्ट्रक्चर है, ये कंपैटिबल हाइफे पास पास आ जाते हैं। कंपैटिबल मतलब कोई भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे बेवकूफ निकले, कोई भी नहीं चाहता। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जीनियस हो, हमारा बच्चा टैलेंटेड हो। और वो कब होगा? अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, बच्चा टैलेंटेड कब होगा, बच्चा जीनियस कब होगा, बच्चा इवॉल्व कब होगा? जब उसमें वेरिएशंस आएंगी। अगर दो सेम सेम से फंगस कंबाइन कर जाएं तो बच्चे में वेरिएशन आई ही नहीं। जैसा आपका एक हाइफे था वैसे ही आपका दूसरा हाइफे था, कोई वेरिएशन, कोई बाहर का आपका कैरेक्टर आया ही नहीं। लेकिन अगर ये हाइफे थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो इनको हम कहेंगे कंपैटिबल हाइफे। इनको कहा जाएगा एक ही फंगस के डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, एक को प्लस कह देंगे, एक को माइनस कह देंगे, एक को प्लस कह देंगे, एक को माइनस कह देंगे, जस्ट दिखाने के लिए कि ये डिफरेंट है। प्लस प्लस मतलब सेम, माइनस माइनस मतलब सेम, इसीलिए हमें प्लस माइनस चाहिए। या कह दो ए ए मतलब सेम, बी बी मतलब सेम, तो हमें ए बी चाहिए। तो दो डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफे आएंगे, कंपैटिबल है। इन्होंने देखा कि हाँ यार वेरिएशन है दोनों का, जब नया फंगस पैदा होगा तो इवॉल्व होगा, बढ़िया होगा। तो इन दोनों ने क्या किया? सबसे पहले आकर के अपने सेल्स को फ्यूज कर लिया। सेल्स आपस में टकराएंगे तो उनका प्लाज्मा, पानी जो है ये फटाफट फ्यूज हो जाएगा, है ना। दो ग्लास हैं जिनमें पानी है, इनको जोड़ दिया तो पानी फटाफट से आपका फ्यूज हो गया। न्यूक्लियस थोड़ी देर के लिए दूर दूर पड़े होते हैं, पानी यानी प्लाज्मा फ्यूज हो गया, यानी प्लाज्मोगैमी हो गई। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मे जो है ये फ्यूज कर गए दोनों सेल्स के। अब आपके न्यूक्लियस कई देर तक दूर दूर पड़े रहते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, यानी एक आपका जो फ्यूज्ड सेल है इसमें दो न्यूक्लियस हैं। इसे डाई कैरियन स्टेज कहा जाता है। डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो कईयों में दो न्यूक्लियस दूर दूर पड़े रहते हैं। इट इज डाई कैरियोटिक स्टेज। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में बहुत प्रचंड रहती है। ये कई देर में न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। आफ्टर प्लाज्मोगैमी न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, यानी कैरियन फ्यूज करते हैं, यानी कैरियोगैमी होती है बहुत देर में। बाकी जो है आपके फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनमें बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है न्यूक्लियस फ्यूज, इनमें कोई दिक्कत नहीं। एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में आपका बहुत देर से फ्यूज करते हैं, राइट। तो एस्को और बेसिडियो में डाइकैरियोफेज ज्यादा देखने को मिलता है, बाकी दोनों में यूजुअली नहीं देखने को मिलता। ड्यूटेरोमाइसिटीज तो बेचारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है, तो इसमें तो वैसे ही नहीं मिलेगा, है ना। तो एस्को और बेसिडियो में डाइकैरियोफेज देखने को मिला, बाकी दोनों में हमने डॉट लगा रखा है, इनमें डाइकैरियोफेज देखने को नहीं मिलता। तो पहले दो कंपैटिबल हाइफे आए, इनका प्लाज्मा फ्यूज किया, फिर न्यूक्लियस फ्यूज किया, तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। ये डिप्लॉयड जाइगोट फिर और डिप्लॉयड सेल बनाएगा, माइटोसिस करके कई सारे डिप्लॉयड सेल बनाएगा, एक फ्रूटिंग बॉडी तैयार हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था जैसे कि आपका स्लाइम मोल्ड में फ्रूटिंग बॉडी थी, इसकी टिप पे स्पोर बन रहे थे, ऐसे ही ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनी है फंगस में, इस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और वो नए फंगस को गिव राइज कर देंगे। दिस इज योर कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सबसे पहले दो सेल पास पास आए, उनका प्लाज्मा फ्यूज किया, प्लाज्मोगैमी, फिर न्यूक्लियस फ्यूज किया यानी कैरियोगैमी, और फिर आपका डिप्लॉयड सेल जो थे इनमें मियोसिस हुई और स्पोर बने, राइट। डाइकैरियन स्टेज जो है एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में ज्यादा प्रचंड है, ज्यादा देखने को मिली। तो अब हम फंगस को अलग अलग क्लासेस में तोड़ देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, यानी इनकी माइसिलियम क्या सिनोसिटिक है या फिर आपकी सेप्टेट है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, भैया इनमें एस्कोस्पोर है, ऊस्पोर है, जाइगोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है, क्या है। एंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जैसे एस्कोमाइसिटीज है तो इसमें एस्को कार्प है, कार्प मतलब फ्रूट, जैसे फ्रूट के कवर को पेरिकार्प कहते हैं, है ना। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए तो इसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो कार्प इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद फ्रूट। तो यहां पर आपका ये जो आपकी फ्रूटिंग बॉडी है इसको क्या कहा जाएगा? एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प,
बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प। तो फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, स्पोर्स कैसे हैं एंड इनका माइसीलियम कैसा है, इस बेसिस पे फंगस को 4 कैटेगरी में तोड़ डाला, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनके नाम से कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूं। देखिए, पी फॉर फाइकोमाइसिटीज, पी फॉर पैरासाइट, यानी आपके वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में तो देखने को मिलेंगे ही, सेप्रोफिटिक तो होंगे, पैरासिटिक तो होंगे, लेकिन जब ये पैरासिटिक होंगे तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे, कंपलसरी पैरासाइट होंगे प्लांट पे। पी फॉर फाइकोमाइसिटीज, पी फॉर पैरासिटिक ऑन प्लांट। ऑब्लिगेट पैरासाइट कोई आपसे पूछ ले कौन है, फाइकोमाइसिटीज, नाम से ही तोड़ लिया। यहां देखिए एस्कोमाइसिटीज, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट क्या है, ए एस सी, उल्टा अरेंज करो बन जाएगा एस ए सी, दैट्स व्हाई इन्हें कहा जाता है सैक फंगस। और ये जो सैक है यही इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज सैकेरोमाइसिस। यानी कि यहां पर आपका पहला जो एग्जांपल है यूनिसेलुलर, जो सबसे अलग आपका फंगस है वो आपका सैक फंगस में यानी एस्कोमाइसिटीज में पाया जाएगा। अब जब आप सैक फंगस का नाम सुने तो दिमाग में एक सैक बनाइए, यानी बोरा बनाइए और उसके अंदर गोबर के उपले भर दीजिए, यानी कि इनको गोबर बहुत पसंद है एस्कोमाइसिटीज को। ये ऐसे फंगस हैं जो कॉप्रोफिलस होते हैं, ये गोबर में ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका सेप्रोफिटिक पैरासिटिक तो है, कॉप्रोफिलस है, गोबर पे ग्रो कर सकते हैं और गोबर में जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी माइनर डिकम्पोजर्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में मेन आपका आता है मशरूम, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंगस, ये सारी आपको चीजें देखने को मिली। और मशरूम की खेती कैसे होती है, मशरूम के टुकड़े करो, कहीं पर भी डाल दो वो उग जाएंगे, यानी फ्रेगमेंटेशन से। तो इनमें फ्रेगमेंटेशन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतनी आसानी से हो जाती है कि इनमें असेक्सुअल स्पोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो असेक्सुअल स्पोर्स यूजुअली नहीं पाए जाते क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही इतनी कॉमन होती है। मशरूम से याद रखो, इसकी खेती इतनी कॉमन होती है कि आपको अलग से जरूरत ही नहीं है असेक्सुअल स्पोर्स की। तो असेक्सुअल स्पोर्स किसमें एब्सेंट होंगे, बेसिडियोमाइसिटीज में। क्यों, क्योंकि मशरूम इजी से उग जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट डी ई, यानी दे आर मेन डिकम्पोजर्स, तो ऑर्गेनिक कंटेंट को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे, मेन डिकम्पोजर। एस्कोमाइसिटीज भी गोबर पे ग्रो कर रहे थे, ये भी डिकम्पोजर थे लेकिन माइनर। ऐसे तो सारे के सारे ही सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हैं, तो सेप्रोफिटिक है यानी गले सड़े मैटर पे ग्रो करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, लेकिन मेन डिकम्पोजर कौन है, इन सब में से सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन कौन करता है, आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज कॉज करते हैं। नाम में ही डीई है यानी डिकम्पोजर हैं ये। यहां पर अगर आप देखें तो डाइकैरियोफेज सिर्फ एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में था, तो सिर्फ आपका एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में था। न्यूक्लियस कई देर दूर दूर पड़े रहते हैं, बाद में आकर के फ्यूज करते हैं। यहां पर आपका डाइकैरियोफेज नहीं देखने को मिलेगा आपको फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। मैंने आपको कहा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेगी, फाइकोमाइसिटीज में। बाकी सब में, रेस्ट ऑल में आपका ये वाला सीन है, यानी कि आपका ब्रांच्ड हाइफे देखने को मिलेगा। तो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ये आपके 4 डिफरेंसेस सबके अंदर क्लियर हो जाते हैं और नाम से हमने कुछ बातें ऑलरेडी तोड़ ली हैं। अब देखिए पाए कहां जाएंगे। अब किसी भी चीज को घुमा के कितना भी लिख दीजिए। मैंने कहा था कि फंगस कहां उगना प्रेफर करते हैं, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। अब ह्यूमिड को मॉइस्ट लिख दो, ह्यूमिड को डैम्प लिख दो, कह दो कि भैया पानी पे उगते हैं, है ना, गीली जगह पर उगते हैं। अब गीली लकड़ी पे उग रहे हैं, है ना, गीली घास में उग रहे हैं, गीली मिट्टी पे उग रहे हैं, गीले पेड़ के तने पे उग रहे हैं, गीले गेट पे उग रहे हैं, है ना भाई, है तो गीला ही। तो आपको मेन सार समझना है कि ये पाए जाते हैं वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में, बाकी सारी चीजें मोहमाया है। तो ये एक्वेटिक यानी पानी के आसपास पाए जाते हैं, जैसे डिकेइंग वुड, ये सेप्रोफिटिक होते हैं तो सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर, गीली लकड़ी के ऊपर, और मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। मॉइस्ट और डैम्प यानी वही पानी है आसपास, बात खत्म। ये आपके एस्कोमाइसिटीज हैं तो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होंगे। सेप्रोफिटिक यानी गले सड़े मैटर को डिकम्पोज करेंगे, पैरासिटिक होंगे कॉप्रोफिलस, हमें पहले से पता है। हमने एक सैक इमेजिन किया सैक फंगस में जिसमें गोबर भरा हुआ था। फिर आप बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो आपका मशरूम देख लीजिए, सॉइल पे पाया जाएगा, लकड़ी के फट्टों पे पाया जाएगा, पेड़ के तनों पे पाया जाएगा, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं क्योंकि सेप्रोफिटिक पैरासिटिक होते हैं सारे फंगस, तो आपके देखने को मिलेंगे। डीकंपोजर होते हैं आपके मेन कौन, आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट को इनऑर्गेनिक कंटेंट में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक कंटेंट मिट्टी में ज्यादा है, मिनरल सब मिट्टी में ज्यादा आ गए हैं, तो मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे। ये भी सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, मेनली डिकम्पोजर, सेप्रोफाइट थोड़े कम, यानी सब में सेम ही बात है। सारे के सारे सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हैं, सारे के सारे वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाएंगे। एक आधी चीज अलग है, जैसे पी फॉर फाइकोमाइसिटीज, पी फॉर पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट के तौर पे पाया जाता है प्लांट में। सैक फंगस जो है एस्कोमाइसिटीज, इसमें एक सैक इमेजिन करेंगे, यानी एक कॉप्रोफिलस है, गोबर पे पाया जा सकता है।
ये जो आपका मशरूम है ये आपने घास पे, मिट्टी पे, लकड़ी के फट्टों पे, पेड़ पे उगता हुआ देखा होगा, तो इसके बारे में हमें अच्छा खासा आइडिया है। एंड डीई फॉर डीकंपोजर्स, डीई फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन ये करते हैं। नाउ इट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। अब आपको पता है 3 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों पाए जाएंगे यहां पर, है ना। वेजिटेटिव आपका कॉमन होगा, सब में ही आपका फ्रेगमेंटेशन वगैरह हो सकता है, तो इट इज वेरी कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, है ना। ये कुछ ज्यादा ही करते हैं, मशरूम वगैरह जो है इसकी तो पूरे की खेती कर सकते हो आप फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअल अगर आप देखेंगे तो असेक्सुअल स्पोर पाए जाएंगे, जैसे जू स्पोर, नाम ही है जू यानी एनिमल जैसा होगा, मोटाइल, और एप्लेनोस्पोर आपका नॉन मोटाइल होगा, ये चल नहीं सकता। दोनों प्रकार के आपके स्पोर्स देखने को मिलेंगे। सेक्सुअल अगर आप देखो रिप्रोडक्शन, तो आइसोगैमस यानी दो गैमेट्स, दो आपके हाइफा एक जैसे हो सकते हैं। एनाइसो यानी डिफरेंट गैमेट्स हो सकते हैं। ऊगैमस यानी फीमेल गैमेट आपका बड़ा और नॉन मोटाइल, मेल गैमेट आपका छोटा और मोटाइल। स्पेशल कंडीशन, एनाइसो मतलब दोनों गैमेट डिफरेंट होंगे, फीमेल भी बड़ी हो सकती है, मेल भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऊगैमस मतलब एकदम सिंपल, कि ऊ मतलब फीमेल का साउंड आ रहा है इसमें, ऊ यानी फीमेल, जैसे कि आपका ऊ जेनेसिस होता है, फीमेल का एग बनना, ऊआ बनना, दैट इज ऊ जेनेसिस। तो ऊ मतलब फीमेल जो है ये यहां पर बड़ी होगी, तो मेल फीमेल के पास चल के आएगा, मेल छोटा होगा, मोटाइल होगा, फीमेल बड़ी होगी, न्यूट्रिएंट स्टोर करेगी। तो ऊगैमस, तीनों प्रकार के गैमेट्स जब पास आएंगे तो फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बना लेंगे। ये आपका पूरी एनसीईआरटी में एक ही बार टर्म आता है, दैट इज जाइगोस्पोर। यहां आपके गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बना रहे हैं, उस जाइगोट को हम एक सेक्सुअल स्पोर का नाम देते हैं, दैट इज जाइगोस्पोर, जो मैंने यहां पर भी आपको बताया था। सेक्सुअल स्पोर आपका ऊ स्पोर भी हो सकता है, एस्को भी, बेसिडियो भी, और जाइगोस्पोर भी, तो इट इज अ सेक्सुअल स्पोर। गैमेट्स की फ्यूजन से सेक्सुअल स्पोर यानी जाइगोस्पोर बना है। एस्कोमाइसिटीज, सैक फंगस, वेजिटेटिव कॉमनली हो ही जाएगी। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं, है ना। तो आपके डंडे होते हैं कॉल्ड कोनिडियोफोर, उनके ऊपर कोनिडिया पाए जाते हैं, एक्सोजीनस यानी बाहर की साइड ये लगे हुए होते हैं। ऐसा अगर आपका स्ट्रक्चर है लेट से कोनिडिया का, ये आपके कोनिडियो फोर्स हैं, डंडे हैं, इनके ऊपर आपके छोटे 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 कई सारे कोनिडिया पाए जाएंगे। ये आपका चेन ऑफ कोनिडिया है, तो बाहर की साइड ये बनते हैं, एक्सोजीनस ये बनते हैं, तो आपका कोनिडिया यहां बनता है। और सेक्सुअल क्या हो गया, एस्कोस्पोर। तो एस्कोस्पोर जो है ये आपके एक फ्रूटिंग बॉडी में बनेंगे जिसका नाम है एस्कोकार्प, है ना। तो आपका एस्कोस्पोर एस्कोकार्प में बनेंगे अंदर की साइड, यानी एंडोजीनियस स्पोर है। कैसे याद करना है एंडोजीनस एक्सोजीनस, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर बेसिडियोमाइसिटीज, वेजिटेटिव इसमें खूब कॉमन होता है, तो असेक्सुअल स्पोर्स यूजुअली नहीं पाए जाते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई अलग से ऑर्गन नहीं है, नॉर्मल दो सोमैटिक सेल ही आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे, जिसे क्या कहा जाएगा, सोमैटोगैमी। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मा का फ्यूजन, कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन, दो सोमैटिक सेल का फ्यूजन, सोमैटोगैमी। तो यहां पर आपका फ्यूजन ऑफ दो सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल हो जाएगा, अलग से आपका यहां पर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स नहीं है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, असेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है। यहां आपका ये जब फ्यूज होंगे दो सोमैटिक सेल, तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर आपके क्या बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी, जिसको कहा जाएगा बेसिडियोकार्प। और उस बेसिडियोकार्प के बाहर की साइड आपको क्या देखने को मिलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स, राइट। तो स्पेशल स्पोर्स बनेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कॉमन है, असेक्सुअल सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया से होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट है, इसीलिए इसको फंगस इनपरफेक्टस कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें है ही नहीं। कल को कोई ऐसा ड्यूटेरोमाइसिटीज मिल जाए जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, तो उससे निकाल दिया जाएगा, इस कैटेगरी से लात मार के बाहर कर दिया जाएगा कि तुम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में जाओ, हमारे पास मत रहो। इस कैटेगरी में आज के दिन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इन्हें फंगस इम्परफेक्टस कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि कौन कौन कोनिडिया से रिप्रोड्यूस कर सकता है, आपका कौन कौन कोनिडिया से रिप्रोड्यूस कर सकता है, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन है जो सिर्फ कोनिडिया से रिप्रोड्यूस करता है, किसी और से नहीं, तो यहां पर आपका कोनिडिया भी है, कोनिडियोस्पोर भी है, और एस्कोस्पोर भी है। यहां सिर्फ कोनिडिया है, कुछ और नहीं। तो कौन कौन कोनिडिया से रिप्रोड्यूस करता है, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन है जो सिर्फ कोनिडिया से रिप्रोड्यूस करता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। तो यहां आपने कई सारे स्पोर्स देखे, एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, ये सारे नाम हमने यहां पर देखे। कौन एक्सोजीनस, कौन बाहर की साइड बनता है, और कौन एंडोजीनस। मेरे भाई A to Z ट्रिक याद रखिए, ए और जेड से स्टार्ट होने वाले स्पोर, चाहे एप्लेनोस्पोर हो,
A for Aplanospore, A for Ascospore, Z for Zygospore, Z for Zoospore, दे आर एंडोस्पोर, अंदर की साइड बनते हैं। और बाहर की साइड जैसे मैंने आपको कोनिडिया बनाकर दिखाया था, ये आपके कोनिडियोफोर हैं, तो ये बाहर की साइड बनेंगे। तो ए और जेड के अलावा किसी भी अल्फाबेट से अगर स्पोर का नाम स्टार्ट हो रहा है तो ये आपके एक्सोजीनस स्पोर होंगे, जैसे सी फॉर कोनिडियोस्पोर नहीं स्टार्ट हो रहा ए या जेड से, राइट। और उसके अलावा बी फॉर बेसिडियोस्पोर नहीं स्टार्ट हो रहा ए या जेड से। तो अगर मेरे भाई एंडोजीनस स्पोर, अंदर बनने वाले स्पोर की बात करें तो ए या जेड से स्टार्ट होंगे, जैसे ए से एस्कोस्पोर एप्लेनोस्पोर, जेड से जूस्पोर जाइगोस्पोर। एक्सोजीनस बाहर की साइड बनेंगे, बी से बेसिडियोस्पोर, सी से कोनिडिया, ए और जेड से नहीं स्टार्ट हो रहे। तो इजीली आपको याद हो जाता है, आपको टेंशन नहीं लेनी होती, बहुत प्यार से चीजें याद हो जाती हैं। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंगसेस। पहला जो आपका फंगस का यहां पर एग्जाम्पल है वो है रैंप। रैंप जिसपे मॉडल्स चलती हैं, RAMP। तो P का मतलब फाइकोमाइसिटीज, यानी फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल मैं याद करा रहा हूं। रैंप में P फॉर फाइकोमाइसिटीज, RAM का मतलब राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। तो आपका राइजोपस जो है ये आपका क्या है, ब्रेड मोल्ड है, यानी ब्रेड को सड़ाता है। A फॉर एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये पैरासिटिक है, ये मस्टर्ड, काले कलर की मस्टर्ड के दानों पे सफेद कलर की बीमारी कॉज करता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। और वीट जो है, सुनहरे कलर का वीट, उस पे काले कलर का रस्ट कॉज करता है कौन, पक्सीनिया। तो ये दोनों ही पैरासिटिक है, एल्ब्यूगो और पक्सीनिया। तो मस्टर्ड में बीमारी कॉज करता है एल्ब्यूगो। M फॉर म्यूकर, ये सारे हैं फाइकोमाइसिटीज। रैम्प से सारी चीजें याद हो गई। RAM यानी राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। P फॉर फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। एस्कोमाइसिटीज मतलब नासा, नासा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी सफलता वाली होगी। NACA यानी कि N फॉर न्यूरोस्पोरा, जिसको कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, जो कि एक मक्खी है बेसिकली। तो जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में ड्रोसोफिला को खूब यूज किया गया। ऐसे ही एक प्लांट भी चाहिए था, तो न्यूरोस्पोरा को वहां यूज किया जाता है। प्लांट किंगडम क्यों बोला, वही बीमारी, भाई पहले आपका ये प्लांट थे, टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से, तभी इसका नाम रख दिया था। तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहा। एस्परजिलस, और एस्परजिलस का भाई पेनिसिलिया में एक जैसे दिखते हैं, है ना, कोनिडिया यहां पाए जाते हैं। क्लेविसेप्स जो कि LSD यानी आपका लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड यानी नशीले पदार्थ बनाती है। तो एग्जाम्पल भी आपका नशा का है, और आपका नशा ही यहां पर ट्रिक भी है। A फॉर आपका यहां पर क्या हो गया, एस्कोमाइसिटीज, यानी इसके लिए ट्रिक बनाई गई थी। ईस्ट आपका यहां पर पाया जाता है, सैक फंगस कहा जाता है, यानी सैक्रोमाइसिस यहां पर होगा। और खाने पीने की एक्स्ट्रा चीजें पाई जाती हैं, मॉरल्स और ट्रफल्स, यानी एडिबल फंगस, इनको खा सकते हो। बेसिडियोमाइसिटीज की ट्रिक है, आज मैं उससे परेशान रहा, आज दैट इज अगेरिकस। मे का मतलब मशरूम, तो अगेरिकस का मतलब मशरूम। उस मतलब उस्टिलागो, से का मतलब स्मट, यानी उस्टिलागो है स्मट। परेशान दैट इज पक्सीनिया, रहा मतलब रस्ट, यानी पक्सीनिया आपका रस्ट कॉज करता है वीट में। आज मैं उससे परेशान रहा। और ड्यूटेरोमाइसिटीज की ट्रिक है कडेट, DE का मतलब है ड्यूटेरोमाइसिटीज, DE का मतलब है डिकम्पोजर्स, कडेट में CAT का मतलब हो गया कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। यह आपकी टोटल बात हुई। दिस इज योर किंगडम फंजाई। अब कुछ आपके प्लांट और एनिमल के बारे में पॉइंट्स दे रखे हैं। प्लांट किंगडम तो आप अगला लेक्चर पूरा का पूरा पढ़ोगे ही, तो कुछ ऐसी बातें हम कर लेते हैं जो अगले लेक्चर में नहीं है। जैसे कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को मार सकते हैं, है ना, क्योंकि इनको अपने नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट्स को मसलना पड़ता है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप के पास एक ट्रैप होता है, ब्लैडर वर्ट के पास एक ब्लैडर यानी थैला होता है। तो ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप के पास ब्लैडर और ट्रैप है, जिसमें ये इंसेक्ट्स को मार मार करके डालते हैं और उनसे फॉस्फेट निकालते रहते हैं। और पैरासिटिक प्लांट, यानी जरूरी नहीं हर प्लांट आपका ऑटोट्रॉफिक हो, एक आधा एक्सेप्शन भी है, जैसे कस्क्यूटा, ये हेज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे आपकी सोसाइटी में हेज बना हुआ होता है ना, बाउंड्री बना रखी होती है गार्डन की, छोटे छोटे प्लांट्स उनको माली भैया काट रहे होते हैं, है ना, उनको शेप दी जाती है। तो जो हेज प्लांट्स हैं उनके ऊपर पीले कलर का रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर ग्रो करता रहता है। विद इवोल्यूशन कस्क्यूटा की लीव जो है और क्लोरोफिल जो है गायब हो जाता है, तो इसको आप दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, तो ये पैरासिटिक हो जाता है। एनिमल किंगडम में अगर आप देखें तो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। पेड़ अगर आप देखें, अगर मैंने एक बीज बोया दूसरा बीज बोया, दोनों को अलग अलग जगह पर अगर मैंने उगाया, तो पेड़ की हाइट में बहुत डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग जगह से डालियां उग सकती हैं। हर पेड़ एकदम 100% सेम तो नहीं दिखता, किसी की डाली कहीं उग रही है, 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 हर कोई अलग अलग दिखता है। लेकिन हमारे हाथ हमेशा सेम पोजीशन पे ही उगते हैं, हमारे पैर हमेशा सेम पोजीशन पे ही उगते हैं, हमारा दिल हमेशा सेम पोजीशन पे ही रहता है।
दैट इज द डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, ये एनिमल में कॉमनली देखने को मिलता है। स्टोर्ड फूड, प्लांट में फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्मेट में, हमारे अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में, इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। और फैट जो कि हमारे स्किन के नीचे अडाइपोज टिश्यू की लेयर पाई जाती है, दैट इज फैट, उसमें भी स्टोर हो सकता है। न्यूट्रिशन हमारे अंदर होलोजोइक होता है, अभी बताया था, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, गटको यहां पर मैकेनिज्म होता है, पहले फूड गटको फिर पचाओ। तो आर.एच. विटेकर साहब ने दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम में रखा, पर कुछ ए सेलुलर पार्टिकल्स को कहीं भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि है ही ए सेलुलर, इनमें खुद का सेल है ही नहीं। जैसे कि आपका वायरस है, खुद का सेल नहीं है, वायरॉइड खुद का सेल नहीं है, प्रायोन खुद का सेल नहीं है। जब खुद का सेल ही नहीं है, सेल तो जिंदा होने की पहली डिमांड है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इफ यू डू नॉट हैव सेल, यू डू नॉट हैव लाइफ। अगर लिविंग ही नहीं हो तो मेरे भाई क्लासिफिकेशन किस बात का? और लाइकन जो है, ये मैंने आपको बताया था मेरे भाई, अलग से कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। एल्गी को प्लांट में पहले ही रखा हुआ है, फंगस को किंगडम फंजाई में पहले ही रखा हुआ है, तो लाइकन को अलग से किसी जगह पर रखने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इसको भी क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं मिली। तो ना वायरस वायरॉइड प्लायन को जगह मिली, ना आपके लाइकन को जगह मिली, इनको हम अलग से पढ़ डालते हैं, फोड़ डालते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। करेक्ट। तो पहले ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर वायरस। तो वायरस जो है क्या है? इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि इसके पास खुद का सेल तो नहीं है, तो इसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में घुसना होगा, तब जाकर ये और वायरसेस बना सकता है। तो वायरस जो है ये हमारी बॉडी के बाहर इनर्ट पाए जाते हैं, यानी एक जैसे चीनी का कण है, एक सॉल्ट का जो कण है, जैसे मिट्टी का एक कण है, वैसे ही आपका वायरस है। इनर्ट, इनएक्टिव, कोई औकात नहीं है इसकी, नो लिविंग स्ट्रक्चर, सिर्फ एक पार्टिकल है। लेकिन जैसे इनहेल कर लिया और मेरे किसी सेल में घुस गया, मेरी बैंड बजा देगा भाई। जिस सेल में घुसा उस सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है। लेट्स से एक डीएनए वायरस है, तो डीएनए इंसेक्ट कर देगा, इंजेस्ट, क्या कह रहा हूं भाई, एक सेकंड, डीएनए इंजेक्ट कर देगा मेरे सेल के अंदर। अब ठीक निकल गया कई बार कुछ शब्द भाई मुंह में ही अटक जाते हैं, इंजेस्ट है ना, अलग ही बोल दिया था। तो डीएनए इंजेक्ट कर देगा मेरे सेल के अंदर। अब वो डीएनए क्या कर सकता है? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जो आपका वायरस है ये अपने डीएनए की भी कॉपीज बना लेगा और प्रोटीन भी तैयार कर लेगा ट्रांसलेशन से, और ये डीएनए और प्रोटीन मिलकर के पूरा का पूरा वायरस स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक ही सेल में हजारों वायरसेस हो जाएंगे और ये सेल ओवरलोड की वजह से फट जाएगा और ये वायरस आसपास के और सेल्स में घुस जाएंगे और रेप्लिकेट करेंगे, यानी आपको और बीमार करते चले जाएंगे। यानी कि ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जैसे जुकाम है, आपको बार बार होती रहती है, क्यों? क्योंकि इवॉल्व बहुत तेजी से करते हैं। जो आरएनए वायरस होते हैं बहुत जल्दी इवॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी अपना सीक्वेंस चेंज करते हैं, बहुत जल्दी भेस बदलते हैं, क्योंकि आरएनए इनस्टेबल है, बहुत जल्दी जल्दी अपना सीक्वेंस चेंज कर सकता है। तो आपकी इससे पूरी पूरी बैंड बज सकती है। तो आउटसाइड द होस्ट सेल ये इनर्ट रहते हैं, इनकी कोई भी औकात नहीं रहती, लेकिन जब ये आपके सेल में घुसेंगे तो आपकी सेल की मशीनरी को ओवरटेक कर देंगे, जब ये आपको इन्फेक्ट करेंगे, अपने और पार्टिकल्स बनाएंगे आपके सेल में। जब ओवरलोड हो जाएंगे तो सेल फट जाएगा और आसपास के सेल्स में फिर घुस जाएंगे। तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है वायरस की स्टडी करने में। जैसे इवानोस्की साहब हैं, तो इन्होंने वायरस को एक तरीके से डिस्कवर किया। तो टोबैको के प्लांट में बीमारी लगी हुई थी, मोज़ैक डिजीज, यानी छोटे छोटे छिटके लगे हुए थे। मोज़ैक मतलब हरे पत्ती है, उसके ऊपर क्या है, आपके पीले दाग हैं, ब्राउन दाग हैं, टिश्यू डेड होने लगा है, इसे मोज़ैक कहा, जैसे किसी ने छिड़क दिया हो कुछ, है ना, गंदा जहर छिड़क दिया हो। ऐसी बीमारी देखने को मिली इवानोस्की साहब को। तो इन्होंने कहा कि भैया ये जो है कोई नया कॉजेटिव एजेंट है जो आपका बैक्टीरिया से छोटा है, क्योंकि बैक्टीरिया को रोकने वाली जो छलनी थी उससे ये नहीं रुक रहा। भाई चाय छानने की जो छालनी है उसमें आपकी ऊपर चाय पत्ती रुक जाती है, अदरक रुक जाती है, कूटी हुई इलायची रुक जाती है, काली मिर्च रुक जाती है, लौंग रुक जाती है, जो जो कूटा हुआ सामान है, लिक्विड चाय नीचे चली जाती है। इन्होंने कहा कि ये जो छालनी है ये बैक्टीरिया को तो रोक रही है लेकिन वायरस को नहीं रोक पा रही, और ऑब्वियसली रोक भी नहीं पाएगी। बैक्टीरिया का साइज क्या था? टिपिकल बैक्टीरिया का साइज सेल चैप्टर में पढ़ा था, 3 से 5 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर। और आपका वायरस का साइज क्या था? 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। अगर बैक्टीरिया का साइज 2 माइक्रोमीटर पकड़े और आपका वायरस का 0.2 माइक्रोमीटर और 0.02 माइक्रोमीटर पकड़े, तो बैक्टीरिया से 10 से 100 गुना छोटा होता है वायरस, तो आराम से पास हो जाएगा उस फिल्टर से, है ना। बिजर्निक साहब जो थे इन्होंने एक बात कही बहुत प्यारी, इन्होंने कहा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम यानी कंटेजियस, फैलने वाला, वाइवम वायरस यानी वेनम यानी जहर, फ्लूइडम फ्लूइड। यानी इन्होंने क्या किया, एक
प्लांट जो बीमार था, टोबैको का प्लांट जिसपे वायरस ऑलरेडी अटैक कर चुका है, उसकी कुछ लीव्स लेकर के उसकी चटनी बना डाली। तो इस चटनी में कॉजेटिव एजेंट भी होगा, वायरस भी होगा, और इस वायरस की चटनी को फ्रेश प्लांट पे छिड़क दिया, हेल्दी प्लांट पे छिड़क दिया। तो इन्होंने कहा वो प्लांट भी बीमार पड़ गया, उस पर भी वायरस लगेगा, वो भी बीमार पड़ेगा। तो इन्होंने कहा ये कंटेजियस वायरल फ्लूइड है, वेनमस फ्लूइड है, जहरीला फ्लूइड है ना। तो इन्होंने नाम दिया वेनम से वायरस कि भैया ये जहर है। और स्टेनली साहब जो थे 1935 में, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया। यानी जैसे नमक का कण है, जैसे चीनी का कण है, तो गन्ने के जूस से क्या बनाया आपका, बेसिकली चीनी का कण बनाया, यानी उस जूस को आपने सुखाया, क्रिस्टलाइज किया। ऐसे ही वायरस को क्रिस्टलाइज किया इन्होंने, और बताया कि वायरस का ज्यादातर पार्ट जो है ये प्रोटीन है ना, क्योंकि ये क्रिस्टल जब स्टडी किए गए तो उनमें ज्यादातर पार्ट प्रोटीन का पाया गया, प्रोटीन इजीली क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो कहा गया कि वायरस जो है इट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है जो कि इन्फेक्शियस होता है, जो आपके किसी सेल के अंदर घुसेगा, और प्रोटीन जो है इट इज नॉन इन्फेक्शियस, ये आपका क्या कहलाता है, कैप्सिड। और ये जो प्रोटीन है कैप्सिड, इसके छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं इनको कहा गया कैप्सोमेयर्स। कैप्सिड बनाने वाले मेयर्स, कैप्सिड बनाने वाली यूनिट को कैप्सोमेयर कहा गया। ये जो कैप्सोमेयर हैं ये आपके पॉलीहेड्रली भी अरेंज हो सकते हैं, है ना, एक हेक्सागन की फॉर्मेट में, एक डायमंड शेप में, जैसे कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। उनका जो प्रोटीन है वो ऐसा होता है, डायमंड जैसा, पॉलीहेड्रल, मल्टीपल साइड्स हैं उसकी। और आपका टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, जो टोबैको को इन्फेक्ट करता है, उसमें अगर आप देखोगे तो ये जो आपके कैप्सोमेयर हैं स्पाइरली अरेंज होते हैं। ऐसा लगता है एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के ऊपर आपने कई सारे कैप्सोमेयर्स अरेंज कर दिए हैं, स्पाइरल अरेंजमेंट है, तो ये कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो डीएनए या आरएनए है, इनमें से एक ही पाया जाएगा वायरस में एज अ जेनेटिक मटेरियल। या तो डीएनए या आरएनए दोनों साथ नहीं पाए जा सकते। एक एक्सेप्शन है ल्यूकोवायरस, पर वो आपके काम का नहीं है, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए। और ये जो वायरस है दे आर वेरी स्पेसिफिक ऑल्सो। जैसे कि अगर आप बैक्टीरियोफेज की बात करें, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा ज्यादातर। ऐसे वायरसेस जो आपके प्लांट को इन्फेक्ट करें, जैसे टोबैको को इन्फेक्ट करने वाला टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाएगा। और अगर एनिमल वायरसेस की अगर आप बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोड़ के सब पाया जाएगा, जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, है ना, स्पेसिफिक टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फेक्शियस होता है। तो ये कई सारी डेडली डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे हर्पेस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, रुबेला, पोलियो, मीजल्स, ये सारे कॉज करते हैं एनिमल्स में। प्लांट में मोज़ेक कॉज कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ आपकी हैम्पर कर सकते हैं, क्लोरोसिस हो सकता है, वीन क्लियरिंग हो सकती है, यानी पत्ता जो है उसका क्लोरोफिल लॉस हो सकता है, तो पत्ती पीली पड़ सकती है, व्हाइट पड़ सकती है, आपके प्लांट की ग्रोथ एकदम स्टंट हो सकती है, हाइट रुक सकती है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी आपकी कम हो सकती है ना, वीन आपकी जो है एकदम सफेद हो जाएगी, लीफ कर्ल हो जाएंगी, लीफ रोल हो जाएंगी, तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ का सरफेस एरिया घटेगा। ये सारे आपके फीचर्स हैं प्लांट और एनिमल्स के जिनमें वायरस की बीमारी कॉज होती है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज वायरॉइड। वायरॉइड क्या है भैया? वायरॉइड मतलब नंगा पुंगा वायरस। तो टीओ डीनर साहब ने वायरॉइड की खोज की और इन्होंने बताया कि आपका पीएसटीडी का पॉजिटिव एजेंट है, यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो का ट्यूबर अगर गोल मटोल ना होकर लंबा हो जाए, पतला हो जाए, तो पोटैटो का वजन घट जाएगा और पैदावार घटेगी तो किसान को नुकसान होगा। पहले समझ लीजिए, एक जो आपका आलू है लेट से आधा केजी का है, बहुत बड़ा आलू मैंने अज्यूम कर लिया है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लेट से 500 ग्राम का आलू है। अब वो आलू 100 ग्राम का ही रह गया, किसान को तो 5 गुना नुकसान हो गया ना भाई। 500 ग्राम का आलू था, 100 ग्राम रह गया। तो पहले किसान अगर 50 केजी सब्जी बेच रहा था दिन में और लेट से 50 रुपए मिल रहे थे, 1 केजी का 1 रुपया मिल रहा था, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो अब तो आलूओं का वजन 5 गुना कम हो चुका है, 50 केजी के 50 रुपए मिल रहे थे, 10 केजी के 10 ही रुपए मिल रहे हैं, 40 रुपए का तो नुकसान हो गया ना, जस्ट एक वायरॉइड के चक्कर में। तो ये पीएसटीडी यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हुए दिखाई दिए। इनमें क्या है? इनमें लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए है सिर्फ। लो मॉलिक्यूलर वेट मतलब छोटे साइज का आरएनए, कोई डीएनए नहीं, कोई ऊपर प्रोटीन का कोट नहीं, नंगे पुंगे सिर्फ आरएनए है, छोटा सा, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का। इसे वायरॉइड कहते हैं और कुछ नहीं। पीएसटीडी नाम की डिजीज ये कॉज करता है। टीओ डीनर साहब ने हमें इसके बारे में बताया। फिर आपके प्रुजनर साहब आए, है ना, PRUISNER, प्रुजनर साहब आए। P फॉर प्रिजनर, P फॉर प्रायोन, P फॉर प्रोटीन। तो प्रुजनर साहब ने प्रायोन के बारे में हमें बताया, जो कि एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं ये आपके प्रॉपर्ली फोल्ड होने चाहिए। अगर ये प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं हुए तो आपकी बॉडी में दिक्कत आ जाएगी और ये जो
इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन है, ये आपके दिमाग में जाकर के जमा हो जाएंगे। तो अगर गाय के भैंस के दिमाग में जमा हो गए तो इसे कहा जाता है बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। बोवाइन के अंदर स्पंजिफॉर्म, स्पंजी टिश्यू में जाकर के एनसेफेलोपैथी, सिफेलो मतलब हेड, दिमाग में जाकर के बैठ गए तो पागलपन आ जाता है। और आपकी बॉडी में अगर चले गए, आपके ब्रेन में अगर चले गए तो इसे कहा जाता है क्रूजिफर जैकब डिजीज, CJD, यानी आपको भी पागल कर सकता है ये प्रायॉन। इसका साइज लगभग वायरस से सिमिलर होता है। तो वायरॉइड तो आपका नंगा पुंगा वायरस है, यानी इसका साइज सबसे छोटा है, और आपका वायरस और प्रायॉन का साइज लगभग सिमिलर सा है, ये आपको देखने को मिला। ये आपके PYQs हैं, एक बार इनको एनालाइज करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन सारे के सारे PYQs को एनालाइज करने के बाद। आई होप आपका ये जो चैप्टर है चमक गया होगा, बिंदास हो गया होगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको इस लेक्चर में जरूर बताए हैं, उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आप चाहें तो अलग से नोट कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट से बाहर पेपर में एक भी पॉइंट नहीं आएगा, दैट इज अ श्योरिटी, क्योंकि लगभग हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू रॉक द प्लांट किंगडम, जो कि स्टूडेंट्स का एक बहुत ही डरावना चैप्टर लगता है स्टूडेंट्स को, उसकी भी हम लोग धज्जियां उड़ा रहे होंगे, उसके बारे में भी हम लोग एकदम डिस्कशन कर रहे होंगे खतरनाक लेवल पे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो अप। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। अगर ये सारा का सारा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो वीपू सर ओपी या फिर तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए और देखते रहिए हमारी सारी की सारी सीरीज के लेक्चर्स को। थैंक यू, बाय बाय।